ठीक है। अच्छा, कौन सा सेक्शन अब हमने करना था, मतलब वो जो थोड़ा सा सिक्योरिटीज वाला है ना, डिपॉजिटरी वाला, वो कौन सा था सेक्शन हमारा? आइडिया। बत- हाँ हाँ हाँ, है ना। क्या था वो? इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स है ना, या अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स, ग्लोबल डिपॉजिटरी, वो नंबर क्या था सेक्शन का, बताओगे? 90। हाँ, 390। ठीक है जी, आओ जरा एक बार यहाँ पर। मैम एक बार वो 388 करवा देना, वो थोड़ा पता नहीं हाँ लग हाँ, रहा। ठीक है जी, ठीक। एक तो सबसे पहले आओ एक बार ना, पहले 10 देखो सेक्शन। ठीक है, हमने सेक्शन नंबर के साथ नहीं हमने किया है इसको रिवाइज। ठीक है, सेक्शन 2 क्लॉज 42 फॉरेन कंपनी का है हमारा। और ठीक है। हाँ, उसके बाद पहला सेक्शन कौन सा था? ये 379 से स्टार्ट, 379 से 393 ए तक है हमारा। ठीक है, ये दो मैंने और ऐड किया, आज आपको करवाऊंगी ना, फिर आपको ऐड करवा दूंगी ये बाद में। ठीक है, लिखवा बाद में दूंगी। ठीक है। अच्छा, 379 में क्या था बताना जरा, किसके ऊपर एक्ट एप्लीकेशन एप्लीकेशन? 380 में क्या था? फॉरेन कंपनी बिल्कुल, ये एक्ट के बारे में था, डॉक्यूमेंट्स के यहाँ पे मीनिंग था। और यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के बारे में था, एक ही डॉक्यूमेंट्स कीवर्ड होता है। ठीक है, फिर आगे क्या था 381 में? अकाउंट्स फॉरेन का। अकाउंट्स। किताबें बनानी, फिर वो नाम कहाँ छपवाना है, ये हो गया हमारे सेक्शन। और वो सर्विस वाला कि ऑथराइज्ड पर्सन इंडिया में, उसको डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे। 383 यहाँ तक का था। ठीक है, तो मतलब ये एक तरह से हमारे मेन सेक्शन थे। कौन से थे? कि पहले फॉरेन का मतलब देख लिया, कौन से डॉक्यूमेंट भेजने हैं, है ना। फिर आगे क्या था यहाँ पर, डॉक्यूमेंट के बाद किताबें कैसे बनानी है, नाम कहाँ छपवाना है। ठीक है, बाद में लिख लेना इधर। इधर ध्यान दो, आपने बताया ना सेक्शन नंबर आगे, बिना देखे। हाँ जी। ठीक है, किताबों के बारे में, किताबें कैसे बनानी है, नाम कहाँ छपवाना है, वो देख लिया। उसके बाद ये डॉक्यूमेंट किसको देखने हैं, है ना, किसको देने हैं हमारे को, वो हो गया। उसके बाद कुछ ना हमारे ये तीन मिसलेनियस से सेक्शन थे। 384 5 6, 384 में हमने कहा ये सेक्शन भी लग जाएगा, कंपनी का ये भी लग जाएगा, वो भी लग जाएगा, वो सारी चीजें लग जाएंगी। ठीक है, 385 में फीस का था कि फीस से रिलेटेड अलग रूल्स है। ठीक है, और 386 में कुछ वर्ड्स के अलग से इलेबोरेट करके डिटेल में मतलब बता रखे थे, जैसे पीओबी, कि शेयर ट्रांसफर ऑफिस भी इसको बोल देते हैं। सर्टिफाइड ट्रांजैक्शन। हाँ हाँ। तो ये कुछ मेन वाले सेक्शंस थे हमारे, ये कुछ मिसलेनियस सेक्शन, ऐसे हेडिंग्स बना सकते हैं इसकी। ठीक है, 384 5 6 ये वाले थे। उसके बाद ये कौन से रिलेटेड थे तीन सेक्शन? ये हमारे थे सिक्योरिटी प्रोस्पेक्टस से क्लेम। रिलेटेड। रिलेटेड प्रोस्पेक्टस थी। सिक्योरिटी। हाँ, या इसको बोल दो वेडिंग इनविटेशन कार्ड से रिलेटेड। ठीक है, इनविटेशन कार्ड भेजा था हमने लोगों को कि वो लगाओ पैसे उसमें। ठीक है, तो उसके लिए इनवाइट कर रहे थे। तो वो क्या होना चाहिए, प्रॉपर डेट मेंशन होनी चाहिए और साइन होना चाहिए। ठीक है, ये था यहाँ पर 387। 388 में क्या था? कहते कि अगर वो जो प्रोस्पेक्टस है ना, अभी हमने ना वो चैप्टर करना है प्रोस्पेक्टस वाला। ठीक है, उसमें क्या लिखा हो कि ये जो इनविटेशन कार्ड आप भेजोगे ना, क्या क्या उसमें चीजें मेंशन होनी चाहिए, वो बता रखा है। कहते वो जो हमारा सेक्शन 26 है, जो प्रोस्पेक्टस वाले चैप्टर में करेंगे, वो चीजें तो सारी मेंशन होनी चाहिए। और क्या क्या होनी चाहिए, वो चीजें हमने देखी थी। और कहते अगर वो डॉक्यूमेंट में किसी एक्सपर्ट की हम अगर कंसेंट डाल दे कि हमने ये सारा डॉक्यूमेंट देख लिया, अब आप ये इशू कर दो, हमारी सहमति के साथ ही डॉक्यूमेंट इशू हो रहे हैं, तो एक ना बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है कि अच्छा, जैसे हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सीए के साइन होते हैं, एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। बस सीए ने देख लिया ना, साइन ठप्पा लगा दिया, उससे ऊपर कोई चीज ही नहीं हो सकती। ठीक है, हमारी एक स्टेटमेंट भी आई थी, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कही कि मेरे साइन से भी ऊपर किसके सिग्नेचर है, सीए के सिग्नेचर, इतनी सेट वैल्यू दे कर रहे दो। हैं। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे क्या है, अगर यहाँ पे डॉक्यूमेंट कौन से यहाँ पे प्रोस्पेक्टस, ये डॉक्यूमेंट की बात करें, इसमें अगर एक्सपर्ट, जैसे ना मैं आपको एग्जांपल दे रही थी, कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उनको किससे रिलेटेड काम रहता है, या कोई इंजीनियर से रिलेटेड या आर्किटेक्ट से रिलेटेड, है ना। अगर वो अपने प्रोस्पेक्टस में कुछ आर्किटेक्ट इंजीनियर जो भी प्रोफेशनल उनसे रिलेटेड काम से रिलेटेड है, कुछ एक स्टेटमेंट डलवा दे कि हमारी सहमति के साथ ही डॉक्यूमेंट इशू हो रहे हैं, तो एक बहुत अच्छा एक इम्पैक्ट भी पड़ता है। ठीक है, इम्पैक्ट तो चलो एक सेकेंडरी चीज है, ये कानून ने भी बोला हुआ है कि डालनी है वहां। और अगर डाल रही हो, ठीक है, तो एक्सपर्ट की सहमति के बिना नहीं वो स्टेटमेंट डालनी, और एक्चुअल में उसने दे रखी हो स्टेटमेंट, और जब रजिस्टर करवाने के लिए आप भेज रहे हो, उससे पहले उसने वापस ना ले ली हो वो स्टेटमेंट, तब नहीं डाल सकते। ये था हमारा ये वाला पॉइंट। ठीक है, एक बार फिर वहां जाके फिर से समझ लेंगे। ठीक है, तो ये क्या था, प्रॉपर डेट साइन होनी चाहिए, एक्सपर्ट की सहमति भी होनी चाहिए इसके लिए। ठीक है, और फिर रजिस्टर करवाओ, आरओसी को भेजो। ठीक है जी। फिर हमने 390 वाला कौन सा किया था यहाँ पर, एक ये आगे थे हमारे कौन से, फिर आगे ना मिसलेनियस से सेक्शंस आगे थे एक तरह से हमारे। ठीक है, जो हमारे अदर टॉपिक से रिलेटेड थे, सजा से रिलेटेड, यहाँ पर इंडियन आईडीआर से रिलेटेड थे। ठीक है, फिर आगे की ये वाले सेक्शन करेंगे, फिर ये रिवाइज करेंगे।
ठीक है, अब मेरे को बिना देखे थोड़ा थोड़ा बताओ ये 390 तक थोड़ा याद करके। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर नीचे कर रही हूँ मैं इसको। ठीक है, बिना देखे बताओ चलो। सबसे पहला कौन सा था हमारा फॉरेन कंपनी का? सेक्शन एप्लीकेशन 2 क्लॉज 42। और ठीक है, सेक्शन 2 क्लॉज 42। उसके बाद कहाँ से कहाँ तक है ये? 387 से 379 393। हाँ, थ्री कहाँ सेवेंटी तक? नाइन से 79 से हाँ, 379 से थ्री नाइन्टी 93 थ्री हाँ, ये ए तक। 379 किसके ऊपर था? हाँ, एप्लीकेशन एप्लीकेशन एक्ट के फॉरेन ऊपर लगना है, नहीं लगना, वो था 380। डॉक्यूमेंट्स जो डॉक्यूमेंट, भेजने डॉक्यूमेंट्स। हाँ। बिल्कुल, एक स्टोरी लाइन कितना चल सकता है, वो जो पहला स्ट्रक्चर ढांचा है ना, उसमें भी हर सेक्शन में कीवर्ड हम अंडरलाइन कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है, एक्ट किसके ऊपर लग रहा है? पहले मीनिंग था सेक्शन 2 क्लॉज 42 में, फिर एक्ट किसके ऊपर लग रहा है? 380 में डॉक्यूमेंट कौन कौन से भेजने हैं। फिर 381 में क्या था? हाँ अकाउंट्स। हाँ, किताबी अकाउंट्स। 382, 382, बहुत कुछ चीजें भेजनी पड़ती हैं फॉरेन कंपनी को, कहाँ भेजें? सर। हाँ हाँ, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव जो इंडिया में है वो, उसको भेज दिया, हम मान लेंगे फॉरेन कंपनी को भेज दिया। ये सर्विस ऑन फॉरेन कंपनी ये वाला था। तो ये कुछ हमारे स्टार्टिंग के मेन सेक्शंस थे। ठीक है, उसके बाद कौन से आगे थे हमारे? हाँ जी, 383 कौन सा था? 382 सर्विस। वो हाँ हाँ, था 383। डिस्प्ले हाँ, वाला। डिस्प्ले, डिस्प्ले वाला था 383। फिर मैंने कहा था फोर मैम थ्री फाइव एटी सिक्स टू मैम हाँ 382 है डिस्प्ले थ्री वाला। एटी टू डिस्प्ले एंड और 383 383 सर्विस है। हाँ हाँ, ये ऐसे वाला है हमारा थ्री। यहाँ पे बताओ 384 5 6 मिसलेनियस वाले बताओ। मतलब ये डिवेंचर्स इतने ना मेन डिबेंचर्स जो सेक्शंस लगे नहीं थे हमारे, मेन सेक्शंस नहीं थे हमारे। हाँ, ये इतने कुछ खास miscellaneous। सेक्शन नहीं थे हमारे। हाँ, ये इंटरप्रिटेशन था, ठीक है, जैसे भी ऑर्डर में याद नहीं, कोई दिक्कत नहीं। 384 वहाँ फी फॉर डिवेंचर्स एनुअल रजिस्ट्रेशन। रिटर्न्स हाँ हाँ, सीएसआर ये वाले सेक्शन इंटरप्रिटेशन, है। हाँ हाँ। यहाँ पे की डिबेंचर वाला भी, एनुअल रिटर्न वाला भी। हाँ, ये फीस वाला, हाँ। ये कुछ फीस इतने ना खास सेक्शन है नहीं, बस यहाँ पर 384 में वो एक था एनुअल रिटर्न वाला। फॉर्म याद है एनुअल रिटर्न किसमें भेजते हैं? अच्छा, इसमें भी ना हमने 4 फॉर्म्स किए हैं, फॉरेन कंपनी 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो यहाँ पे एनुअल रिटर्न किस फॉर्म में भेजते हैं? फॉर्म नंबर 4 में हम FC4 भेजते हैं। ठीक है जी। फॉर्म नंबर 1 क्या था? जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं हमने। हाँ हाँ हाँ, डॉक्यूमेंट्स जिस फॉर्म में भेजने हैं, फिर साथ में डॉक्यूमेंट्स अटैच करके। फॉर्म 2 ऑल्टरेशन वाला मैम। ऑल्टरेशन वाला था। ठीक है, फॉर्म 3 कॉपी लिस्ट फॉर्म वाला। हाँ, लिस्ट ऑफ पीओबी, लिस्ट लिस्ट ऑफ ऑफ पी। पीओ। ये लास्ट में समरी भी बनवा दूंगी, फॉर्म नंबर 1 2 3 4। ये डॉक्यूमेंट्स आरओसी को भेजने हैं, ये फॉर्म लगा के। कोई चेंजेस वगैरह और ऑल्टरेशन यहाँ पर भेजनी है, यहाँ पे पीओबी की लिस्ट जाएगी। और ये क्या था यहाँ पे? एनुअल रिटर्न। कौन सा एनुअल सेक्शन था वैसे एनुअल रिटर्न का? 92 एनुअल बेस्ट कंपनीज एक्ट का 92। 92। कहते वो भी अप्लाई हो जाएगा, पर इसका फॉर्म अलग होगा, फॉर्म नंबर। ठीक है, ये किया था। तो ये ना हमारे, अब आप जैसे सेक्शन भी पढ़ रहे हो ना, आपको एकदम समझ लग जाएगी ये सेक्शन है, इसमें कुछ खास या नहीं। अगर है भी तो क्या चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब आपको ये समझ लग जानी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे सेक्शन हो गए। उसके बाद 390 कौन सा था? अच्छा, आगे के हमारे 2 3 सेक्शन उससे लेते थे, प्रोस्पेक्टस से। हाँ, बता दो कौन कौन सा था। हाँ हाँ, बोलो बोलो। फिर अब यहाँ पर क्या था आगे? बोलो बोलो फटाफट से। IDR हाँ, 91 90 तो आईडीआर वाला था, ठीक है जी। 390 तक हमने कर लिया था। उसके ऊपर 3 वाले कैसे थे? प्रोस्पेक्टस से रिलेटेड। प्रोस्पेक्टस क्या से था? related। पहले क्या था? प्रोस्पेक्ट 389। 389 डेट मैम। क्या है? हाँ प्रोस्पेक्टस हाँ रजिस्ट्रेशन ऑफ हाँ प्रोस्पेक्टस। हाँ, डेट और साइन होना चाहिए प्रॉपर। ठीक है, इशू और क्या? एक्सपर्ट की 80 में कंसेंट एक्सपोर्ट वगैरह। हाँ, और क्या था भाई? और रजिस्टर करो आरओसी। रजिस्ट्रेशन करवानी है ROC। हाँ, बस जो रिलेटेड वाले है ना, वैसे हम कनेक्टिविटी बता सकते हैं। 390 तो सीधा वो आईडीआर वाला है। उसके बाद अदर टॉपिक से रिलेटेड हमारी कहानी चल पड़ती है। उससे पहले 3 प्रोस्पेक्टस वाले। उससे पहले 3 वो छुटपुट से हैं, इतने खास सेक्शन नहीं है हमारे। उससे पहले हमारे कौन से हैं? पहले यहाँ पर 242 से 383 तक हमारे कुछ खास सेक्शन। ठीक है जी, चलो फिर आओ आज अपना चैप्टर कंप्लीट करें। अच्छा, 388 कह रहे थे ना, एक बार हम 388 देख लेते हैं। थोड़ी बहुत लैंग्वेज नहीं समझ आई मैम। अच्छा, कोई बात नहीं, देख लेते हैं।
हाँ जी, ठीक है। अच्छा, मॉड्यूल से पढ़ रहे हो सभी के नहीं? ये देखो यहाँ पे यस मैम। मॉड्यूल भी है। Yes, ठीक है, ma'am. ये साथ साथ में एक एक दो दो सेक्शन जो आपके होते जा रहे हैं, साथ साथ यहाँ पे भी बस अपना ना रीडिंग दे दो ताकि फिर ना उठाना पड़े मॉड्यूल। ठीक है, यहीं से देख लो अपना, यहाँ पे 388 यहीं पे निकाल लेते हैं, मॉड्यूल से ही पढ़ लेते हैं। यहाँ पर हमने कर लिया था, फिर आगे हमने प्रोस्पेक्टस वाले स्टार्ट कर दिए थे, 387 388। ठीक है, निकाल लो सर। ठीक है, यहाँ पर क्या है, प्रोविजन एज टू एक्सपर्ट्स कंसेंट एंड अलॉटमेंट सेक्शन 388। ठीक है जी, कहते हैं अगर आप प्रोस्पेक्टस क्या कर रहे हो, आगे भेज रहे हो, लोगों को इनवाइट कर रहे हो पैसा लगाने के लिए, तो उसमें क्या इंक्लूड होना चाहिए, देखो साथ साथ आपके नोट्स भी ओपन कर लेते हैं। ठीक है, नो पर्सन टू इशू सर्कुलर डिस्ट्रीब्यूट इन इंडिया प्रोस्पेक्टस, ये इनविटेशन कार्ड जो है तब तक नहीं आप भेजोगे आगे। कौन सी कंपनी से रिलेटेड बात हो रही है? वही फॉरेन कंपनी जिसका जन्म इनकॉर्पोरेट बाहर ऑफ हुआ है एफसी। और जिसका पीओवी इंडिया में बने या नहीं बना अभी। ठीक है, तो ये फॉरेन कंपनी की बात हो रही है। तो कहते हैं अगर यहाँ पर क्या, इफ ये प्रोस्पेक्टस इंक्लूड्स अ स्टेटमेंट पर्पटिंग टू बी मेड बाय एन एक्सपर्ट, मतलब एक्चुअल में यहाँ पर उसने, एक्सपर्ट ने स्टेटमेंट नहीं दी, देखो इसने स्टेटमेंट नहीं दी, पर वो डॉक्यूमेंट में ऐसा लिखा हुआ है कि इसने दी है, पर ओके। एक्चुअल में रियलिटी में देखें उसने दी नहीं थी स्टेटमेंट। पर डॉक्यूमेंट में ऐसा दिखाया कि उसने स्टेटमेंट दिया, अपनी कंसेंट दी है कि मेरी सहमति से डॉक्यूमेंट इश्यूअर। तो ऐसा था नहीं। और अगर दी थी, अगर रियलिटी में दी थी, तो उसने अपनी स्टेटमेंट क्या ले ली, वापस विड्रॉ ले ली, करना। विड्रॉ कंसेंट, मतलब अपनी स्टेटमेंट उसने वापस ले ली, ये लिख रखा है। ठीक है, अब इसी को मॉड्यूल से देखो। ठीक है, नो पर्सन शैल इशू सर्कुलेट, वही वाली चीज कि ये प्रोस्पेक्टस इनविटेशन कार्ड आगे भेजना नहीं, किससे रिलेटेड, फॉरेन कंपनी का, वही बता रखे हैं पहले पैराग्राफ में। कहते अगर यहाँ पर प्रोस्पेक्टस में क्या लिख रखी है, कुछ स्टेटमेंट पर्पटिंग टू बी मेड बाय एन एक्सपर्ट जो उसने एक्चुअली दी नहीं, या डिलीवरी से पहले जब रजिस्ट्रेशन कराए थे उसने अपनी सहमति क्या ले ली, वापस ले ली। ठीक है, तो यहाँ पर कहते एक तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, अगर स्टेटमेंट दे रहा है तो एक्चुअल में रियलिटी में उसने दी होनी चाहिए, और उसने वापस न ली हो रजिस्ट्रेशन वापस नहीं अपनी। मांगे। ओके। हाँ हाँ, डिलीवर जब डॉक्यूमेंट्स वो डिलीवर नहीं करते, रजिस्ट्री करा दो, मतलब उसने अपने रिकॉर्ड्स में एंटर कर, तो ये लिखा है। ठीक है, रिटन कंसेंट टू द इशू ऑफ पर्सपेक्टिव विद द स्टेटमेंट इंक्लूडेड इन द फॉर्म एंड कंटेंट्स इन विच इट इज इंक्लूडेड। ठीक है, ये कुछ इतना हमारा खास नहीं है, उसने बस ये बोला है कि अगर उसने नहीं दी तो नहीं लिखी होनी चाहिए, और अगर उसने दी है तो उसने विड्रॉन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और देयर डज नॉट appear in the prospectus a statement that he has given and has not withdrawn his consent as aforesaid, ये वही वाली चीज बोल रहा है कि अगर एक्चुअल में दी है तभी प्रोस्पेक्टस में आप डालें। ठीक है, और अगर दी है, ठीक है, उसने वापस न ली होनी चाहिए, बस ये बोल रहा है पहले पैराग्राफ। ठीक है जी, और क्या लिखा है यहाँ पर सेकंड वाले पैराग्राफ में, इफ द प्रोस्पेक्टस डज नॉट हैव द इफेक्ट where an application is made in pursuance thereof of rendering all persons concerned bound by all provisions, ये क्या दे रखी है चीजें। कहते हैं कि अब एक कंपनी के ऊपर, एक बंदे के ऊपर एक से ज्यादा सेक्शन भी अप्लाई हो सकते हैं, एक से ज्यादा सेक्शन में उसको सजा भी मिल सकती है, बिल्कुल वैलिड सा पॉइंट है यहाँ पर। कहते हैं कि हम ना ये कौन से वाले सेक्शन है, ये हमने प्रोस्पेक्टस वाले चैप्टर में करने हैं, ये वाले सेक्शन कौन से, सेक्शन 33 और सेक्शन 33 40। 40 ठीक है, अभी किससे रिलेटेड है, और एक हमने पहले किया था प्रोस्पेक्टस में, सेक्शन 26 की, प्रोस्पेक्टस में क्या क्या मैटर लिखने होते हैं, ये होना किया था। चाहिए। हाँ, तो अब इसमें क्या, इश्यू ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फॉर सिक्योरिटीज की, एप्लीकेशन फॉर्म साथ में भेजने हैं प्रोस्पेक्टस में, उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है उससे रिलेटेड वहां पे भी एक स्पेसिफिक सेक्शन बता रखा है। ठीक है, सिक्योरिटी, और 40 क्या बोल रहे हैं, सिक्योरिटीज टू बी डील्ड विद इन स्टॉक एक्सचेंजेस। ठीक है, कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज, रजिस्टर्ड स्टॉक एक्सचेंज पे आप लिस्ट करवाओगे अपने शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड, जिसको सिक्योरिटीज बोल देते हैं, या अपनी एंट्री कराओगे या फॉर्म भरोगे, जो भी प्रोसीजर है वो फॉलो करोगे आप। ठीक है, कहते हैं अगर ये फॉलो नहीं करोगे तो ये रिस्पेक्टिव सेक्शन में क्या दे रखी है, सजा दे रखी है। तो मतलब कहते हैं कि अगर आप प्रोस्पेक्टस अपना इनविटेशन कार्ड भेज रहे हो, कहीं पे ये कुछ ना मेंशन हो, या प्रोस्पेक्टस इनविटेशन कार्ड भेजने का ये असर ना हो कि सबको इससे मुक्ति मिल गई, कि अगर ये ना फॉलो करो तो भी चल जाएगा। कहते ये अलग चीज है, अपने प्रोस्पेक्टस इन्विटेशन कार्ड फॉरेन कंपनी एज इट इज भेजे, पर ये सेक्शन जो कंपनीज एक्ट के प्रोस्पेक्टस से रिलेटेड, ये एज इट इज अप्लाई होंगे। अगर कोई इसके हिसाब से नहीं चलेगा तो क्या हो जाएगा, बाउंड, ये देखो यहाँ पे क्या लिखा था, बाउंड, कि मतलब बाउंड बाय ऑल द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन, मतलब उसको इसके कटघरे में भी डाला जाएगा। ठीक है, मतलब उसको ये सेक्शन की भी सजा मिलेगी, उसको ये सेक्शंस की प्रोविजंस भी
मतलब ये वाले कानून की भी बातें उसको सुननी पड़ेंगी। ये नहीं कि आप फॉरेन कंपनी प्रोस्पेक्टस भेज दिया बस बात खत्म। बाकी जो प्रोस्पेक्टस रिलेटेड जो हम चैप्टर में करेंगे प्रोस्पेक्टस की, वो सेक्शंस भी फॉलो करने हैं, बाउंड बाय द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन, मतलब उसको वो सेक्शंस की भी बातें सुननी पड़ेगी, नहीं सुनेगा तो वो वाली उसकी अकॉर्डिंग वो भी सजा मिलेगी। बस ये बोला हुआ है यहाँ पर। ठीक है जी। हाँ जी, और क्या दिया हुआ यहाँ पे, फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन, हाँ ये इतना कुछ खास था नहीं। कहते डीम टू बी इंक्लूडेड, ये जो ऊपर स्टेटमेंट कह रहे हैं कि प्रोस्पेक्टस में स्टेटमेंट होनी चाहिए, वो कम मायने की डाली हुई है। या तो कहते कोई कागज लगा दो साथ में, जिसको बोल देते हैं कि लेटर सी, या कोई अपनी मेमोरेंडम लगा दो। अगर या तो उस प्रोफेशनल एक्सपर्ट ने अलग से रिपोर्ट दी है तो वो लगा दो, चाहे आप एक रेफरेंस डाल दो। जैसे मैं कहती नहीं कि वहां पर हमने अपने अपनी फाइनेंशियल ईयर का हमने वो लिखा हुआ, क्या आता उसका क्लॉज फाइनेंशियल ईयर का। तो क्लॉज 41। हाँ, 2 क्लॉज 41। ठीक है, ऐसे कुछ सेक्शन तो एटलीस्ट कर लो, अगर 90+ वाली डेफिनेशन सबकी नहीं आ रहती, जो मेन में सब जगह आ रहे हैं उसके क्लॉज के साथ याद रखें। ठीक है जी, तो कहते कि आपको ये हम मानेंगे कैसे प्रोस्पेक्टस में डाली हुई है, या प्रोस्पेक्टस में लिखी होनी चाहिए, या साथ में रिपोर्ट अटैच करो, या साथ में एक लेटर, या जिसको मेमोरेंडम बोल देते हैं डॉक्यूमेंट को, वो लगा दो, या कुछ रेफरेंस दे दो कि यहाँ से आप अपना मेंशन कर सकते हो, या यहाँ से हम अपना रेफरेंस ले सकते हैं चीज का। हाँ जी बोलो जी, ये समझ आया। चले फिर आगे, चलो जी। तो ये मैं मतलब ये फॉलो करनी पड़ेगी ना हमको, अगर हाँ ये। हाँ, बस ये सेक्शन में बाउंड का मतलब ये भी फॉलो करने हैं। कहते प्रोस्पेक्टस फॉरेन कंपनी भेज रही है, उसका मतलब ये नहीं कि इससे उसको राहत मिल गई, ऐसा कुछ नहीं है। तो बस यहाँ पे हम शॉर्ट में लिख सकते हैं सेक्शन 33 भी सेक्शन फॉलो थर्टी करना थ्री पड़ेगा सेक्शन। उसको, सेक्शन 40 बस। ठीक है, थोड़े से एक्चुअली ये ना, ये सेक्शन अभी हमने किए नहीं प्रोस्पेक्टस वाले, तो इसलिए आपको यस लग रहा है यस। कि अभी समझ गए। हाँ, वहां पे रिलेट करवाऊंगी ना, फिर वापिस इस पे लेकर आऊंगी, जो कनेक्टिव ओके मैम। वाले हमारे हैं। ठीक है, चलो आओ जरा। ठीक है, एक बार फटाफट 390 से स्टार्ट कर रहे हैं हम। किसी और का कोई डाउट, बोलो जी बोलो। ठीक है, जरूर मॉड्यूल से भी पढ़ो वो चीजें। आओ जरा, 390 क्या था, ऑफर ऑफ आइडियाज। ठीक है, फॉरेन कंपनी अपने शेयर्स क्या कर रही है, इशू करना चाह रही है, मतलब कहाँ पे, बैठी यूएसए में, अपने फॉरेन के, मतलब फॉरेन कंपनी अपने शेयर्स इधर इंडिया में भी करना चाह रही है इशू, यहाँ से भी इंडियन से, भारतीयों से भी फंड्स इकट्ठा करना चाह रही है। तो उसको क्या करना पड़ेगा, क्या चीजें फॉलो करनी पड़ेगी, क्या प्रोसीजर होगा, है ना। उसको क्या बोल देते हैं, फॉरेन कंपनी को इंडिया में करने हैं शेयर इशू, आईडीआर बोल देते हैं, इंडियन डिपॉजिटरीज। अमेरिका में करनी है भारत की या किसी और कंट्री ने, यूएसए में, है ना, उसको क्या बोल देते हैं, अमेरिकन डिपॉजिटरीज। ऐसे जीडीआर बोलते हैं, ग्लोबल डिपॉजिटरी। ठीक है, तो ये क्या है, इंस्ट्रूमेंट या फॉर्म जो कौन क्रिएट करता है, डोमेस्टिक डिपॉजिटरी इन इंडिया। ठीक है, ये फर्स्ट पेज हमने कर लिया था, आओ फटाफट से आगे करें। ठीक है, जो इंडिया में बैठा है डिपॉजिटरी, जो संभाल के रखे हैं, जिसने आगे फॉरेन कंपनी से रिलेटेड सिक्योरिटी ऑथराइज्ड किसने किया, पावर किसने दी है, वही फॉरेन कंपनी है, जो बाहर यूएसए में बैठी है, जहां कौन सी भी कंट्री में बैठी है। ठीक है, और यहाँ पे क्या दिया हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो रूल्स बना सकते हैं, किससे रिलेटेड, वही फॉरेन कंपनी से रिलेटेड। कौन से टॉपिक से रिलेटेड, वही आइडिया, कि आइडिया से रिलेटेड आपको लोगों को ऑफर कैसे करनी है सिक्योरिटीज। ठीक है, और आपको प्रोस्पेक्टस या इसी को क्या बोलते हैं, लेटर ऑफ ऑफर, क्या क्या डिस्क्लोजर देने हैं इससे रिलेटेड, उससे भी रिलेटेड रूल्स निकाल सकती है। या आपको डील कैसे करना है, कौन से लोगों से, डिपॉजिटरी, जो डोमेस्टिक डिपॉजिटरी है। ठीक है, कस्टोडियन कौन था बताना, कस्टोडियन। हाँ, जैसे यहाँ पे हम बोल देते हैं, ये आपको ना, ये चाहे आप जब बनाओगे ना लिखोगे, ये चाहे बना भी लेना। ठीक है, ये फॉरेन है, ठीक है, ये इंडिया की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे सपोज कौन सी है, फॉरेन कंपनी है। ठीक है जी, मैं तो कोई भी नाम ले लूं, एबीसी फॉरेन कंपनी। ठीक है, इसने अपने शेयर्स किसको दे दिए, कस्टोडियन, कस्टोडियन अपनी कस्टडी में रखता है शेयर संभाल के, फॉरेन कंपनी के बिहाफ। ठीक है, और फिर यहाँ पर कौन है, यहाँ पे डिपॉजिटरी है, या इंडियन डिपॉजिटरी बोल दो, इंडियन डिपॉजिटरी। ठीक है, मतलब ये आगे इसको ट्रांसफर कर देता है, और ये आगे किसको देता है, हाँ जनता, लोगों को। मैम ये हाँ, चलो, कस्टोडियन है जो हमारा, ये इंडिया होगा कि आउटसाइड इंडिया ये भी तो हो सकता है? फॉरेन, ये देखो ये फॉरेन, ये फॉरेन है, ये दो लोग फॉरेन में है। ठीक है, और ये इंडिया की बात हो रही है इधर। ठीक है, ये कस्टोडियन तो फॉरेन कंपनी के भी यहाँ पे होल्ड करके देखता है, फिर आगे इसने देखना है, मतलब सारा काम का जब इसने देखना है फॉरेन कंपनी,
ने आगे कस्टोडियन को दे दिए शेयर, कस्टोडियन आगे इंडिया में जो डिपॉजिटरी है जो शेयर रिलेटेड मतलब सारा काम का देख रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर ट्रांसफर करेगा। फिर इंडियन डिपॉजिटरी ने इंडिया में देखना है सारा काम का, है ना। फिर यहाँ पे जो भी इन्वेस्टर जिन्होंने पैसा लगाना है या पब्लिक जनता जो भी बोल दो, ये आगे फिर यहाँ से पैसा लगाएंगे, ठीक है। ये ऑफर करेगा इंडियन में जो डिपॉजिट, इंडिया में डिपॉजिट जो बंदे बैठे हैं फॉरेन कंपनी के शेयर लेके आगे जनता को ऑफर कर देंगे और वो लगा लेंगे, ठीक है। तो ये है हमारी, ठीक है, ये कोई भी कंपनी लगा लो फॉरेन कंपनी, ठीक है जी। तो उनके साथ डीलिंग कैसे करनी है, ये कस्टोडियन के साथ, डिपॉजिटरी के साथ, या अगर अंडर राइटर्स वगैरह आपने कुछ वहां पर आउटसोर्स कर रखा है अपना काम, या मतलब यहाँ पे इंडिया में अगर आउटसोर्स कर रखा है इन्होंने इंडियन डिपॉजिटरी ने, मतलब जो भी है, उनके साथ डीलिंग कैसे करनी है, ये कंपनी के अलावा जो बंदे हैं इससे डीलिंग कैसे करनी है वो, या ये जो आईडीआर वगैरह आप कैसे ऑफर कर रहे हो, सेल कर रहे हो, आगे ट्रांसफर कर रहे हो, उससे रिलेटेड, ठीक है। फिर यहाँ पर कहते हैं कि कंपनी तभी आईडीआर इशू कर सकती है अगर वो क्या क्या बातें माने। बिल्कुल जनरल सी चीज है, यहाँ पे मेन क्या आइडिया का मतलब पता होना चाहिए आप, बाकी इतनी कुछ खास चीजें नहीं है ये वाले सेक्शन। और क्या चीजें आपको बात माननी है यहाँ पे, सेंट्रल गवर्नमेंट जो सरकार रूल्स निकालेगी, और सरकार ने स्पेसिफिक फॉरेन कंपनी से रिलेटेड भी रूल्स निकाल रखे हैं, रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेन कंपनी रूल्स, ठीक है। फिर यहाँ पे कहते हैं सेबी की भी हमारे यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस दे रखी है, रेगुलेशन दे रखी है, किससे रिलेटेड, कैपिटल फंड्स वगैरह इकट्ठा कैसे करने, इशू ऑफ कैपिटल फंड्स रेज कैसे करने हैं, और अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में या किताबों में डिस्क्लोजर कैसे देना है। तो कहते हैं यहाँ पे क्या सरकार, और सरकार ने जो रूल्स बनाए हैं, और सेबी की भी कुछ गाइडलाइंस या रेगुलेशंस है वो फॉलो करनी है, और आरबीआई से रिलेटेड अगर आरबीआई ने कुछ डायरेक्शन गाइडलाइंस निकाली है उससे रिलेटेड वो भी बातें माने। तो यहाँ पे जो मेन मेन बड़े बड़े लोग हैं ना, उन सबकी बातें, सरकार, आरबीआई, सेबी, ठीक है, और जो भी रूल्स बने उससे रिलेटेड। और आपको क्या बताया था कि एक एग्जाम्पल दे रखा था स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, ठीक है, जो कि एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। सबसे पहले उन्होंने क्या निकाला था, आईडीआर इशू किया था इंडिया में, मतलब बाहर की ये कंपनी है, ठीक है। तो यहाँ पर 2010 में इन्होंने क्या किया था, अपना पहला सबसे इशू निकाला था, मतलब फॉरेन कंपनी ने यहाँ के शेयर इशू किए थे। कैसे किए थे, वही फॉरेन कंपनी ने कस्टोडियन को दे दी, कस्टोडियन ने आगे इंडियन डिपॉजिटरी को, इंडियन डिपॉजिटरी ने आगे इन्वेस्टर्स को या यहाँ पर लोगों को, ठीक है जी। आगे चलते हैं अब हम, ठीक है जी, आओ जरा आगे। हाँ जी, तो ये हो गया 390 हमारा, ठीक है। और ना ये वाले चैप्टर में आप और भी देखोगे, चैप्टर्स में हमारी इंटरलिंकिंग चल रही होती है दूसरे कुछ सेक्शंस के साथ। तो सेम यहाँ पे कहते हैं, एक ना हमारा चैप्टर कौन सा है, चैप्टर 15, ठीक है, किससे रिलेटेड है, कॉम्प्रोमाइजेस, हमारे अभी सिलेबस में नहीं है, फाइनल लेवल पे हम पढ़ते होते थे, कॉम्प्रोमाइजेस, अरेंजमेंट एंड अमेलगमेशन, ठीक है जी। मतलब कुछ दो कंपनीज के बीच में कुछ हिसाब किताब चल रहा है, कॉम्प्रोमाइज मतलब कुछ उन्होंने अपना, किसी ने कम दाम पे दे दिया, कुछ भी दे दिया, या अमेलगमेट मतलब कोई खरीद बेच चल रही है यहाँ पे किसके बीच में, एक से ज्यादा कंपनीज के बीच में, जैसे कंपनी ए है, कंपनी बी ठीक है, इसने सारे अपने एसेट्स लाइबिलिटीज इसको ट्रांसफर कर दिए, बेच दिए, है ना, बदले में ये इनको कुछ पैसे देगा या शेयर इश्यू करेगा, जो भी हिसाब किताब होगा, ठीक है। या कुछ यहाँ पर क्या है, जैसे ए और बी मिलके क्या होगी, इन्होंने अपनी एक कंपनी बना ली दोनों ने मिलकर, ठीक है, मतलब इसको मर्जर्स या मर्ज होगी कंपनी या अमेलगमेट होगी, ठीक है, आपके अकाउंट्स में अलग से ये चैप्टर है, ठीक है, कंसोलिडेट होगी है, ठीक है। या ए थी, उसने सारा कुछ अपना बी को दे दिया, ट्रांसफर कर दिया, तो अब कौन सी कंपनी रहेगी, बी रहेगी, उसके अंदर ए का भी सारा सामान है और बी का खुद का भी सामान, ठीक है। तो कहते इससे रिलेटेड हमारा ना अलग से चैप्टर है, कौन सा, चैप्टर 15, ठीक है जी, कॉम्प्रोमाइजेस, अरेंजमेंट एंड अमेलगमेशन। तो एक सेक्शन है हमारा, सेक्शन 234, वो किससे डील करता है, मर्जर और अमेलगमेशन ऑफ कंपनी विद फॉरेन कंपनी, ठीक है, बाहर की कंपनी यहाँ किसी कंपनी के साथ आके मिल रही है, ठीक है, या यहाँ कंपनी बाहर जाके किसी कंपनी, फॉरेन कंपनी के साथ मिल रही है ना, साथ में जुड़ रही है उनके, मतलब एक कंपनी ने अपने सारे एसेट लायबिलिटी दूसरी को ट्रांसफर कर दी, या मर्ज हो रही है या अमेलगमेट हो रही है, ठीक है। ये समझ आया आपको, एक समझ आया मर्जर अमेलगमेशन ये चीजों का,
इन डिटेल आपका अकाउंटिंग प्रोसीजर बैलेंस शीट में वो सारा आप अकाउंट्स में समझो। ठीक है, तो अब बस यही था यहाँ पर मेन चीज। अब इस यहाँ पे ना आपको पूरा सेक्शन ही दे दिया है इन्होंने, जो चैप्टर 15 का है। ठीक है कुछ नहीं, देखो क्या दिया, और इसके दो सब सेक्शन में इसको डिवाइड किया हुआ है। पहले में क्या बोला हुआ है, कहते चैप्टर 15 कैसे अप्लाई होगा, म्यूटेटिस म्यूटेंडिस। मतलब इतनी ना कॉमन चीजें हैं, अब आपको वर्ड्स भी पता चल गया है। ठीक है, तो हमारे को कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, सीधा हम अपनी लाइन से बना के लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या चैप्टर 15 कहते हैं म्यूटेंडिस। म्यूटेंडिस का क्या मतलब था, अकॉर्डिंगली अपने हिसाब से अप्लाई हो जाएंगी सारी की सारी प्रोविजन, सेम टू सेम फॉरेन कंपनी पे भी अप्लाई हो जाएंगे, ठीक है, थोड़ी बहुत चेंजेस के साथ या अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो चैप्टर 15 कहते हैं ये वाला अमेल्गमेशन वाला भी किसके ऊपर लग जाएगा, अगर यहाँ पे कोई भी स्कीम मर्जर या अमेल्गमेशन हो रही है किसके बीच में, कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। ठीक है, जो यहाँ पर एक तरह से कंपनीज एक्ट की बात हो रही है, इंडियन कंपनी की बात हो रही है, ठीक है, या फॉरेन कंपनी की बात हो रही है। ठीक है, एंड कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड इन सच कंट्रीज एज बी नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या निकाल सकता है, अब नोटिफिकेशन के द्वारा ना एक लिस्ट निकाल सकता है, मतलब नोटिफिकेशन में लिस्ट, लिस्ट क्या, लिस्ट ऑफ कंट्रीज, यूएसए यूके ये वो ऐसे लिस्ट निकाल सकता है कि अगर ये कंट्री में जो जन्म लिया है किसी कंपनी ने, उसके साथ हमारी भारतीय कंपनी को जुड़ रही है, मर्ज हो रही है, अमेलगमेट हो रही है, तो उनको कौन से वाले प्रोविजंस लगेंगे, कहते हैं सेक्शन 234 उसी से रिलेटेड है, कि मर्जर और अमेलगमेशन ऑफ कंपनी विद फॉरेन कंपनी। ठीक है, सब सेक्शन 1 यही बोल रहा है, कहते हैं पूरा चैप्टर 15 लग जाएगा अकॉर्डिंगली उसके ऊपर। अगर कोई भारतीय कंपनी, ठीक है, इंडियन कंपनी, ठीक है, किसके साथ जुड़ रही है, जिसका जन्म बाहर हुआ है, कौन सी कंट्री स्पेसिफिक वो सरकार बताएगी लिस्ट, कि ये कंट्रीज में अगर जन्म लिया हुआ है तो तभी ये वाली प्रोविजन अप्लाई हो जाएंगे हमारी। ठीक है, और सरकार चाहे तो किसकी सलाह ले सकते हैं, आरबीआई की सलाह ले सकते हैं। सिंपल, बहुत जगह पे ये मेंशन किया कि सरकार किसकी सलाह ले सकते हैं, आरबीआई की। ठीक है जी, और यहाँ पे क्या दिया हुआ सब सेक्शन 2 में, कहते फॉरेन कंपनी, ठीक है, पहले किसकी क्या लेगी, अप्रूवल लेगी, सहमति लेगी आरबीआई की। किससे रिलेटेड, अगर उसको मर्ज होना है किसी कंपनी के साथ जो रजिस्टर है इस एक्ट में, मतलब कंपनीज एक्ट में कोई बनी है कंपनी, बाहर की फॉरेन कंपनी क्या हो रही है, हमारी इंडियन कंपनी के साथ मर्ज होना चाह रही है। ठीक है, तो वो फॉरेन कंपनी को किसकी पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, आरबीआई की परमिशन लेनी पड़ेगी पहले ये सब करने की। ठीक है जी, और अच्छा एक बार बताओ, ये जो मैं आपको एग्जांपल दिया अभी ऊपर, कि दो कंपनीज आगे एक मर्ज होगी, दोनों मिल गई, या एक कंपनी ने सारा कुछ अपना बी को दे दिया, अब बी कंपनी खड़ी है। ठीक है, अब आप बताओ, ये कंपनी ने अपने सारे एसेट्स दे दिए, है ना, ट्रांसफर कर दिए, ठीक है, और सारी लाइबिलिटीज भी ट्रांसफर कर दी, तो आप बताओ बी एक तरह से ए कंपनी को खरीद रहा है, वापस बदले में नहीं कुछ देगा इसको ये कंपनी, बोलो जी बोलो, पढ़ा हो ना थोड़ा बहुत, ये अकाउंट्स में हमने 11th 12th में भी कर रखी है ये चीजें। ठीक है, तो क्या देते हैं वो, उसको क्या बोलते हैं हम, वो स्कूल में अगर याद होगा, परचेज कंसिडरेशन, ये सारी चीजें हम पढ़ते नहीं होते थे, है ना, कि बदले में क्या देगी कंपनी, हो सकता है कुछ कैश दे दे ये कंपनी को, कैश इन सारा उसने, काइंड। हाँ हाँ, वो याद नहीं आप वो एंट्री डालते थे, नई कंपनी इन द बुक्स ऑफ न्यू कंपनी। ठीक है, क्या आपने शायद अभी करना होगा ये चीजें अगर नहीं की, है ना, बुक्स ऑफ न्यू कंपनी बनाएंगे, जो जो एसेट उसके पास आ रहे हैं वो डेबिट हो जाएंगे। ठीक है, जो पुरानी कंपनी से ऐसे डेबिट होते हैं ना, तो और जो जो लाइबिलिटीज आ रही हैं, मतलब सारे नाम लिख देंगे यहाँ पे, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, और ऐसी लाइबिलिटी कि ये क्रेडिटर, ये लोन, मतलब ऐसे उसके पास क्या एसेट आ गया, क्या क्या लाइबिलिटीज आ गई। ठीक है, और जो रिमेनिंग बैलेंस बचेगा, ठीक है जी, जो डिफरेंस बचेगा वो हम करते होते थे, या गुडविल है या वो रिजर्व में जाता है, वो अलग बात है, आप अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में समझो। ठीक है, तो ये कंपनी को, नई कंपनी के पास एसेट भी आ रहे, लाइबिलिटीज भी आ रहे, जो भी है, हिसाब किताब होता है ना, फ्री में तो कोई नहीं खरीदेगा बेचेगा जो भी है, नई कंपनी को क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा ओल्ड कंपनी को। ठीक है, और आपस में जो सहमति होगी कि इतने पैसे देने हैं, 5 लाख देने हैं सपोज, अब 5 लाख क्या, चाहे आप कैश में दो, चाहे चेक मतलब बैंक के थ्रू दो, ठीक है, या आप शेयर्स इशू करो, यही 3 हमारी ज्यादातर ऑप्शन है। ठीक है जी, तो अब देखो, यही बोला यहाँ पर है, कहते फॉरेन कंपनी को दूसरी कंपनी के साथ मिलना है, ठीक है, तो पहले एक तो सहमति लेनी पड़ेगी, अप्रूवल लेना पड़ेगा आरबीआई से। ठीक है, और कहते जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है आपकी स्कीम की, किससे रिलेटेड, मर्जर से रिलेटेड जो भी है,
उसमें क्या चीज बतानी होनी चाहिए, प्रॉपर क्लियरली क्या मेंशन होनी चाहिए? पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन, पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन टू शेयर होल्डर्स ऑफ मर्जिंग कंपनी। ठीक है, यही वाले एग्जाम्पल लो ऊपर, ये देखो डिटेल में आप ये पढ़ोगे अपना अकाउंट्स में। ठीक है, जैसे ए कंपनी ने सारा कुछ अपना बी को दे दिया, ठीक है, एसेट भी दे दी, लाइबिलिटी भी दे दी, सब कुछ दे दी। ठीक है जी, अब ए कंपनी में मेन लोग कौन थे? शेयर होल्डर जिन्होंने पैसा लगा रखा था ना। ठीक है जी, हमने ए तो कंपनी को, पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन का मतलब थोड़ा बताएंगे, हाँ कंसिडरेशन। हाँ वही बता रही, वही बता रही। ठीक है, यहाँ पे आपको ब्रीफली बताऊंगी, इन डिटेल आप अकाउंटिंग में हम बुक्स बनाएंगे, कैलकुलेशन करेंगे वो सारी। परचेज कंसिडरेशन, पीसी बोलते थे इसको हम शॉर्ट में, परचेज कंसिडरेशन। मतलब आप क्या कर रहे हो, किसी ने आपकी कंपनी खरीद ली, पूरी की पूरी सारे एसेट्स ले लिए, जितनी लायबिलिटी थी वो ले ली, बदले में मतलब आप क्या दोगे, कितने पैसों में खरीदा, उसको क्या बोलते हैं? परचेज कंसिडरेशन। कितने पैसों में खरीदा, परचेज कंसिडरेशन। सपोज यहाँ पे 5 लाख रुपए में हिसाब किताब हुआ कि ए कंपनी ने सब कुछ अपना ना बी को ट्रांसफर कर दिया, सारे एसेट्स लायबिलिटी सब कुछ, और इन दोनों में डील हुई कि बी बदले में 5 लाख रुपए देगा। ठीक है, तो ये क्या है? आपकी परचेज कंसिडरेशन, जो भी आपकी डील हुई है। अब ये जो पीसी है, परचेज कंसिडरेशन है, न्यू कंपनी कैसे दे सकती है? हो सकता है कुछ हिस्सा 2 लाख कैश में दे दे, है ना, और हो सकता है यहाँ पे 2 लाख इसमें दे दे, चेक के थ्रू, बैंक के थ्रू हो जाएगा। ठीक है, और कैसे दे सकते हैं? शेयर्स भी इशू कर सकते हैं। तो जब नई कंपनी की बुक्स में ना वो भी एंट्री डालेंगे, ये आप पढ़ोगे डिटेल में अकाउंट्स में, जैसे न्यू कंपनी, है ना, या किसको दे रहे हैं पैसे यहाँ पे? ओल्ड कंपनी। किसको दे रहे हैं यहाँ पर? ए को। टू कैश, टू बैंक, है ना, या टू शेयर कैपिटल, हो सकता है कुछ शेयर ही इशू कर दे। ठीक है, तो ये कंपनी है, जो पुरानी कंपनी है, इसके शेयर होल्डर्स को जो हमने पैसे देने हैं नई कंपनी में, ठीक है, कैसे देने हैं, कितनी अमाउंट में देने हैं, वो भी कहते हैं कि किस में मेंशन होना चाहिए, उसके टर्म्स एंड कंडीशन में प्रॉपर ये मेंशन होना चाहिए। हाँ जी बोलो, समझ आया आपको? बोलो जी बोलो, थोड़ा बहुत आया समझ कि नहीं? पीसी या परचेज कंसिडरेशन, पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन मतलब कितने पैसों में डील हुई है आप। ठीक है, एक कंपनी दूसरे को सारा कुछ ट्रांसफर कर रही है, मर्ज हो रही है, ठीक है, सारा कुछ उसने ट्रांसफर कर दिया, बदले परचेस और में क्या? पेमेंट सेम ही होगा मैम? क्या चीज? ये परचेस और पेमेंट सेम ही होगा? हाँ हाँ, इसको ना अकाउंट्स की टर्म में क्या बोलते होते हैं? पीसी, परचेज कंसिडरेशन बोलते होते हैं। ठीक है, कि कितने पैसों में ओके। डील हुई। अब इसकी पेमेंट कैसे करनी है, बस यहाँ पे वो लिख दिया मैंने, पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन। ठीक है, पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन टू शेयर होल्डर्स ऑफ मर्जिंग कंपनी, मतलब जिसने अपने सारा कुछ ट्रांसफर कर दिया, उसके शेयर होल्डर्स को क्या मिलेगा, वो कंपनी को क्या मिलेगा। ठीक है, तो ये कंसिडरेशन मतलब जितने में डील हुआ, मतलब वो अमाउंट बोल दो, वो पे कैसे करना है? हो सकता है कुछ कैश में हो सकता है कुछ कैश में कर रहे हो। और यहाँ पे हमने ऊपर क्या पढ़ रहे हैं, 390 में क्या पढ़ रहे हैं? आईडीआर, डिपॉजिटरी रिसीट्स पढ़ रहे हैं ना। तो कहते हैं यहाँ पर डिपॉजिटरी रिसीट्स, क्या पता उन्होंने इशू कर दिया हो कुछ। ठीक है जी, फॉरेन कंपनी इंडिया में कुछ कर रही है कामकाज, ठीक है, या फॉरेन कंपनी इंडियन कंपनी के साथ मिल रही है सब कुछ। ठीक है, तो कुछ कैश में पे कर देगी वो, कुछ डिपॉजिटरी रिसीट्स दे देगी अगर इंडिया में हो रही है ट्रांजेक्शन, या पार्टली इन कैश या पार्टली इन डिपॉजिटरी रिसीट्स। आप अकाउंट्स में अभी डिपॉजिटरी रिसीट्स नहीं होगा, वहां पे क्या होगा? कैश में, या बैंक के थ्रू, चेक के थ्रू, या पार्टली इन कैश या पार्टली थ्रू चेक, ऐसे हो जाए, वो एंट्री अकॉर्डिंगली डालते हैं। अब यहाँ पे 390 में क्या पढ़ रहे हैं? आईटीआर, डिपॉजिटरी रिसीट, क्योंकि फॉरेन कंपनी इंडिया में पैसे मतलब ऑफर कर रही है सिक्योरिटीज, तो डिपॉजिटरी रिसीट्स के थ्रू, बस नाम दे दिया वहां। ठीक है, कि वहां पर आरबीआई, सरकार, रूल्स, सबकी अप्रूवल हो, सबकी सहमति हो। हाँ जी बोलो, ये समझ आया या नहीं? बोलो जी बोलो बच्चों। Yes, ma'am. ठीक है, और यहाँ पे इसी सेक्शन में, तो आप ये देखो इतना, 234 क्या है? चैप्टर 15 में हमारा एक सेक्शन है, तीन यहाँ पे 234, जिसमें बोले फॉरेन कंपनी, बाहर फॉरेन की फिरंगी कंपनी क्या कर रही है? इंडियन कंपनी के साथ मिलना चाह रही है, मतलब अपना सब कुछ ट्रांसफर करना चाह रही है, एसेट्स लायबिलिटीज दूसरी कंपनी को। ठीक है, अब बदले में देखो कुछ तो चाहिए ना, जो अपना सारा कुछ बेच रही है। ठीक है, उसको बोल देते हैं परचेज कंसिडरेशन। इसको पे कैसे करना है? कहते ये भी मेंशन करो अपने डॉक्यूमेंट्स में, बस ये लिखा हुआ सब सेक्शन 2, कि ये टर्म्स एंड कंडीशन में क्या मेंशन करो कि ये पैसे आप कैसे लौटा रहे हो पुरानी कंपनी को, कैश में, या थोड़े बहुत डिपॉजिटरी रिसीट्स इशू कर रहे हो, मतलब आप शेयर्स इशू कर रहे हो।
डिपॉजिट रिसीट्स का मतलब क्या हो गया, शेयर इशू कर रहे हैं, ठीक है, या पार्टली इन कैश पार्टली इन शेयर, वही आप अकाउंट्स में पढ़ लोगे, पार्टली इन कैश पार्टली थ्रू बैंक या थ्रू चेक, बस। और उसकी हम वो दो किताबें बनती होती हैं हमारे अकाउंट्स में, बुक्स ऑफ ओल्ड कंपनी, बुक्स ऑफ न्यू कंपनी, वही एंट्री हमारी डलती है। ठीक है, जो थ्योरेटिकल पढ़ रहे हैं वो आप एंट्री डालोगे वहां पे, कैलकुलेशन करोगे, बैलेंस शीट बनाओ। ठीक है, और फॉरेन कंपनी का मतलब कहते हैं वही है यहाँ पर 234 कहता, कि जिसका जन्म बाहर हुआ है, चाहे प्लेस ऑफ पीओबी हमारा इंडिया में अभी बना है या नहीं बना। ठीक है जी, समझ आया आपको सिंपल सा यहाँ पर। ये 334 है नहीं हमारे अभी सिलेबस में, बस इन्होंने रेफरेंस दिया हुआ है कि अगर फॉरेन कंपनी भारतीय कंपनी के साथ मिलना चाह रही है, या इंडिया की कंपनी उसके साथ मिलना चाह रही है बाहर की कंपनी के साथ, ठीक है जी, और अपनी क्या कर रही है, एसेट्स लायबिलिटी सारे ट्रांसफर कर रही है दूसरी कंपनी को, तो बदले में कुछ तो चाहिए ना, जो सब कुछ बेच रही है अपना। ठीक है, आप बिल्डिंग ये बेचोगे, फ्री में बेचोगे क्या, पैसे चाहिए ना। अब पैसे चाहे आधे वो कैश में दे दे, आधे चेक में दे दे, सिंपल सी वही बात है। अब क्या करिए, दो कंपनीज क्या कर रही है, एक कंपनी सब कुछ अपना दूसरी कंपनी को दे रही है, या दोनों मिलके आगे चल रही है, काम काज कर रही है। हाँ जी बोलो बच्चों, ये समझ आया नहीं, थोड़ा सा अकाउंट से रिलेटेड था आपका, बोलो बोलो, समझ आया। Yes, ma'am. हाँ जी, निशा, मनदीप, हिमानी इधर, आयुष, आया समझ में आपको, बोलो जी। ओके मैम। चले आगे फिर, चलो चलो चलो। ठीक है, अब आगे देखो क्या है यहाँ पर हमारा सेक्शन 391। सेक्शन 391, एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 34 टू 36 एंड चैप्टर 20। ठीक है, अब ये जो छोटे छोटे सेक्शन है ना, अभी और चैप्टर्स के कुछ कुछ सेक्शन बता रहा है कि फॉरेन कंपनी पे इंडियन कंपनी एक्ट का ये सेक्शन भी लग जाएगा, ये चैप्टर भी लग जाएगा, वो चैप्टर भी लग जाएगा। ठीक है, अभी चैप्टर हम 15 ऊपर करके आए, कौन सा, वो कॉम्प्रोमाइजेस अरेंजमेंट वाला है ना, अमेलगमेशन वाला कहते हैं, वो वाला भी लग जाएगा। अब यहाँ पर क्या बोला हुआ है, और क्या क्या चीजें लगेंगी यहाँ पर, प्रोस्पेक्टस से रिलेटेड, फॉरेन कंपनी से रिलेटेड। यहाँ पे सब सेक्शन 1 में क्या दिया हुआ है, सेक्शन 34 से सेक्शन 36, ये प्रोस्पेक्टस वाले चैप्टर में हमने कवर अप करने हैं डिटेल। कहते हैं किससे रिलेटेड है, सजा से रिलेटेड। कौन सी सजा, प्रोस्पेक्टस से रिलेटेड, सजा से रिलेटेड है। ठीक है, कहते हैं जब आप इनविटेशन कार्ड भेज रहे हो, अगर उसमें कुछ गड़बड़ कर रहे हो, मिस स्टेटमेंट, ठीक है, तो आपको संगीन गुनाह के रूप में आपको बहुत एक ज्यादा क्रिमिनल लायबिलिटी, ठीक है, आपको जेल के पीछे भी जाना पड़ सकता है, क्रिमिनल लायबिलिटी, बहुत भारी भरकम आपको सजा मिल सकती है। सेम एक 35 नंबर क्या बोल रहा है, 34 में कहते हैं क्रिमिनल लायबिलिटी अगर आपने प्रोस्पेक्टस में कुछ गड़बड़ कर रखी है जानबूझ के। 35 नंबर क्या बोल रहा है, कहते वही प्रोस्पेक्टस में कुछ गड़बड़ कर रखी है तो आपको एक सिविल लायबिलिटी, ये छोटी अमाउंट, तो वो सजा मिलेगी। ठीक है, ये बता रहे थे। और 36 में क्या दिया हुआ है, कहते अगर आप गलत तरीके से लोगों को क्या कर रहे हो, इंड्यूस, इंड्यूस का क्या मतलब होता है, बोलो जरा, बोलो जी बोलो, क्या मतलब होता है इंड्यूस का। हाँ, गुमराह करना, मतलब एक तरह से उनको जानबूझ के फंसाने की कोशिश करना, इंड्यूस करना, उनको जान के ना उकसाना कि हमारी कंपनी में पैसा लगाओ। ठीक है, पनिशमेंट फॉर फ्रॉडली इंड्यूसिंग पर्संस टू इन्वेस्ट मनी, फ्रॉड तरीके से, गलत तरीकों से लोगों को क्या करें, मना रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं कि हमारी कंपनी में पैसा लगाओ। ठीक है, मतलब वो क्या कर रहे हैं, इन्विटेशन कार्ड भेज रहे हैं और जबरदस्ती पैसा लगवा रहे हैं। ठीक है जी, ये चीज है यहाँ पर। ठीक है, तो कहते कि ये जो प्रोस्पेक्टस वाला चैप्टर है हमारा, ठीक है, उसमें हमने ना ये 3 सेक्शन करने हैं, तो कहते ये सेक्शन यहाँ और किसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा, फॉरेन कंपनी के ऊपर भी अप्लाई हो जाएगा। सिंपल ये बोला, 34, 35, 36 ये दिया हुआ। ठीक है, और कहते हैं किसके ऊपर अप्लाई कर जाएगा, फॉरेन कंपनी के ऊपर, अगर वो प्रोस्पेक्टस इशू करती है। 389 में हमने क्या किया था, 389 कौन सा था, हाँ, देखना नहीं, 7, 8, 9, ये कौन से थे हमारे, प्रोस्पेक्टस से रिलेटेड थे। 90 वाला हम अभी ऊपर करके आए हैं, इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स वाला। पहले क्या था, प्रॉपर डेट एंड साइन होना चाहिए प्रोस्पेक्टस का। ठीक है, और इसमें क्या था, एक्सपर्ट की कंसेंट, और लास्ट में दिया था भाई आरओसी के पास भेज दो। ठीक है, तो यहाँ पे रजिस्टर करवा लिया ना, कहते हैं अगर प्रोस्पेक्टस आप इशू कर रहे हो, रजिस्टर करवा लिया, तो यहाँ पे प्रोस्पेक्टस के केस में, फॉरेन कंपनी के केस में उसको ऐसा माना जाएगा कि जैसे किसने दिया इनविटेशन कार्ड, इंडियन कंपनी। तभी लग रहे हैं ना ये सारे इंडियन कंपनी एक्ट के प्रोविजन, क्योंकि फॉरेन कंपनी को कैसे मान रहे हैं, जैसे उसका जन्म इंडिया में ही हो, डीम्ड इंडियन कंपनी। तो कहते हैं ये वाले सेक्शन
सारे फॉरेन कंपनी के ऊपर लग जाएंगे, जैसे कि इंडियन कंपनी ने क्या किया, वो इनविटेशन कार्ड भेजा। ठीक है जी। और किसके ऊपर लग जाएंगे, किससे रिलेटेड, आइडिया। ठीक है जी। इनविटेशन कार्ड, प्रोस्पेक्टस और इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स, वो शेयर इशू करने के लिए जो रिसीट्स वगैरह इशू कर रहे हैं। कहते हैं ये सब के ऊपर भी क्या लग जाएंगे, ये वाले सेक्शन किससे रिलेटेड, जो प्रोस्पेक्टस के चैप्टर से रिलेटेड है हमारे। हाँ जी बोलो जी, समझ आया, बोलो जी बोलो। और सजा क्या क्या है, कितनी अमाउंट की है, वो हम ना वहां देखेंगे, नहीं तुम्हारा रेपिटेटिव हो जाएगा इधर और उधर। ठीक है, इन डिटेल वहां पे देखेंगे, वहां पे मेंशन किया हुआ है मिस स्टेटमेंट कौन सी गड़बड़ कर रखी है, और लाइबिलिटी क्या है, वो डिटेल हम प्रोस्पेक्टस वाले चैप्टर में करें। हाँ जी बोलो, चले आगे, बोलो जी बोलो। हाँ जी, ये समझ लगी। तो छुटपुट से मिसलेनियस से सेक्शन है। ऐसे ही सबसेक्शन 2 क्या बोल रहा है, एक ना किसी का मैसेज आया है। हाँ, रजिस्ट्रेशन, बिल्कुल ठीक बनती है, 389 रजिस्ट्रेशन वाला था, ठीक है। हाँ जी, 391 सबसेक्शन 2 कहता चैप्टर 20 किससे रिलेटेड है, वाइंडिंग अप। अभी हम ऊपर करके है चैप्टर 15 अमेलगमेशन वाला, और चैप्टर 20 कौन सा है, वाइंडिंग अप वाला। कहता ये भी इसके ऊपर लग जाएगा। वाइंडिंग अप का मतलब क्या होता है, हाँ, खत्म, बंद हो जाना। ठीक है, मतलब फॉरेन कंपनी का अब क्या होगा। अच्छा एक बार बताओ, फॉरेन कंपनी हमारा इंडिया में, हम कह रहे हैं कंपनीज एक्ट लगेगा, इंडिया का कानून लगेगा, हमारे को किससे मेन वो होगा, कि असर होगा, कि वो कौन सी चीज बंद हो रही है फॉरेन कंपनी की, पीयूबी इन इंडिया। प्लेस ऑफ बिजनेस इन बिल्कुल, इंडिया। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, तभी हमारे को फर्क पड़ेगा। ठीक है, कि अगर वो प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ इंडिया वो बंद कर रहा है, तो कहते हैं उसके ऊपर भी कौन से प्रोविजंस लग जाएंगे, चैप्टर 20 बाइंडिंग आपके। ठीक है जी। और यहाँ पे कहते हैं सब्जेक्ट टू सेक्शन 376, जो कि क्या बोल रहा है, पावर टू वाइंड अप फॉरेन कंपनी ऑल्दो डिसॉल्व्ड। ठीक है, पावर टू वाइंड अप फॉरेन कंपनी ऑल्दो डिसॉल्व्ड, ये सेक्शन 376 में क्या है, 376 में कहते हैं पावर टू वाइंड अप फॉरेन कंपनी ऑल्दो डिसॉल्व्ड। कहते हैं फॉरेन कंपनी जिसका जन्म बाहर हुआ है, उनके फॉरेन कंट्री के कानून के हिसाब से क्या है, खत्म हो चुका काम। ठीक है जी। पर यहाँ पर हमारे को क्या है, प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में बंद हुआ है उनका, उसको ऐसे हम प्रोविजंस अप्लाई करेंगे जैसे हम इंडियन कंपनी को बंद करने के टाइम पे लगाते हैं, बस ये बोला है उन्होंने। ठीक है, बेशक कहते हैं कि ये कैसे मानेगी, ये बंद मानेगी, डिसॉल्व इसको भी बंद मानते हैं कि खत्म है, डिसॉल्व हो चुकी है। कहते हैं बेशक बाहर के कानून के हिसाब से ये क्या होगी है, बंद होगी है, पर हम फिर भी इंडिया के प्रोविजंस लगा सकते हैं ये वाली फॉरेन कंपनी के ऊपर बंद करने के लिए। ठीक है, कहते हैं ये चैप्टर 20 वाइंडिंग अप शैल अप्लाई, वही म्यूटेटिस म्यूटेंटिस। ठीक है, फॉर क्लोजर ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ फॉरेन कंपनी इन इंडिया, जैसे कि वो कंपनी इंडिया में ही बनी हो, वही लाइंस हैं, वही वर्ड्स हैं, सिमिलर। ठीक है, इन केस सच फॉरेन कंपनी हैज रेज्ड मनीज थ्रू ऑफर ऑफ इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज अंडर दिस चैप्टर। कहते वो भी तभी वाइंडिंग अप का लगा रहे हैं अगर ये फिरंगी कंपनी है, फॉरेन कंपनी है, इसने पैसा इकट्ठा कैसे किया है, जैसे यहाँ पे प्रोविजन ये चैप्टर में बताया रखे, कैसे बताओ जरा, किसके थ्रू किया हुआ पैसा इकट्ठा। हाँ, यहाँ पे एक तो आइडियर के बारे में पढ़ा है, और साथ में उसको वो प्रोस्पेक्टस वगैरह इशू, पहले तो इनवाइट करेंगे ना प्रोस्पेक्टस, मतलब ये वाले प्रोविजन, ये वाले चैप्टर के अकॉर्डिंग, है ना, क्या किया हुआ है, पैसा इकट्ठा किया हुआ है। ठीक है, और जो अभी तक आपने दिया नहीं लोगों का पैसा वापस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, वाइंड अप के लिए हमारे को ये चैप्टर 20 भी अप्लाई हो जाए। सिंपल सी बात है, जो भी हमारे कौन से प्रोस्पेक्टस के सारे प्रोविजन है चैप्टर के, वो अमेलगमेशन है तो वो अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, वाइंडिंग अप है तो वो प्रोविजन अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको एक बार दिखाती हूँ सेक्शन 376, ये देखो जरा। ठीक है, सेक्शन 376 छोटा सा सेक्शन है, देखो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, पावर टू वाइंड अप फॉरेन कंपनीज ऑल्दो डिसॉल्व। कहते हैं यहाँ पे बॉडी कॉर्पोरेट जो क्या हुआ है, कंपनी जिसका जन्म बाहर हुआ है, जो इंडिया में कामकाज चल रहा है, सीजेस टू कैरी ऑन बिजनेस इन इंडिया। ठीक है, उसने कामकाज करना बंद कर दिया, ऑफिस बंद कर दिया, इट में बी वोन्ड अप एज एन अनरजिस्टर्ड कंपनी अंडर दिस पार्ट। कहते हैं उसको ऐसा माना जाएगा जैसे कि अब वो कंपनी है ही नहीं, अब वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, और सारे प्रोविजंस कंपनीज एक्ट वाले वाइंडिंग अप से रिलेटेड लग जाएंगे। नॉट विथ स्टैंडिंग का क्या मतलब होता है, नॉट विथ स्टैंडिंग, ये बिना सुने, ये बिना सुने क्या चीज, कि ये जो बॉडी कॉर्पोरेट जो कंपनी है हैज बीन डिसॉल्व्ड और अदरवाइज सीज टू एग्जिस्ट एज सच अंडर और बाय वर्च्यू ऑफ द लॉज ऑफ कंट्री अंडर विच इट वाज इनकॉर्पोरेटेड।
कहते वो हमारा कोई उसके ऊपर असर नहीं होगा, हमें उसकी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं कि वो जो फॉरेन कंपनी जहाँ पे जन्म हुआ है, सपोज यूएसए में है, यूएसए का कानून क्या बोल रहा है, यूएसए के कानून के हिसाब से तो वो बंद हो गया है, खत्म हो गया है, अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। सपोज उनका कानून ये बोल रहे हैं, कहते उनका कानून जो मर्जी बोले, पर हम पीओबी जो इंडिया में धंधा चल रहा था वो बंद हो गया ना, उसको क्या मानेंगे? जैसे इंडिया की कंपनी बंद होगी, इंडियन कंपनी बंद होगी, तो उसके ऊपर प्रोविजंस कौन से लगाएंगे जो इंडिया की कंपनी बंद होने के टाइम पे लगते हैं, चैप्टर 20 बाइंडिंग। ठीक है, बस ये बोला है यहाँ पे। ठीक है जी, ये 376 था। ठीक है जी, और ये देखो हमारा यहाँ पर क्या है, ये ठीक है प्रिलिमिनरी हमने कर लिया, अभी इनकॉर्पोरेशन अभी हमने करना है, चैप्टर 2। ठीक है, ये चैप्टर 3 ये है, देखो चैप्टर 3 प्रोस्पेक्टस में हम करेंगे, देखो 26 नंबर वाला भी आया ना इसमें, 26 नंबर वाला इन डिटेल करेंगे, और ये 34 35 36 वाला भी। ठीक है जी, तो अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं यहाँ पर, ठीक है, कहते फॉरेन कंपनी के ऊपर प्रोस्पेक्टस वाला चैप्टर 3 एक तरह से लग ही रहा है, तकरीबन सारे सेक्शन जो भी प्रोस्पेक्टस से रिलेटेड है हमारे। ठीक है जी, और कौन सा चैप्टर लग रहा है यहाँ पे? चैप्टर 15 कौन से वाला था? वो अमेलगमेशन वाला। फॉरेन कंपनी इंडियन कंपनी के साथ मिल गई, या सारा कुछ ट्रांसफर कर दिया, इंडिया कंपनी फॉरेन कंपनी के साथ मिल गई, या सारा कुछ अब ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, और हमने कौन सा पढ़ा? चैप्टर 20, अगर ये क्या हो रही है, फॉरेन कंपनी वाइंड अप हो रही है, बंद हो रही है, पीओबी बंद हो रहा है इंडिया में, तो वो लग जाएगा। बस ये है, पिछले 2 या 3 सेक्शन में बस ये बताया हुआ है। चैप्टर 3 प्रोस्पेक्टस वो लग जाएगा, चैप्टर 15 अमेलगमेशन हो रही है तो वो प्रोविजन लग जाएंगे। बंद हो रही है धंधा इंडिया में, बंद हो रहा है तो कौन सा ले जाएगा? चैप्टर 20। बस ये है समरी इसकी, ये जो कहानी हम पढ़ रहे हैं पिछले 1 डेढ़ घंटे से, बस ये है समरी इसकी। चैप्टर 3 प्रोस्पेक्टस, चैप्टर 15 अमेलगमेशन, चैप्टर 20 कौन सा? बाइंडिंग आपके प्रोविजंस, कहते बस ये वाले लग जाएंगे इसके ऊपर। हाँ जी बोलो जी, समझ आया आपको? कहते फॉरेन कंपनी के कानून के हिसाब से कहते वो बंद है, कुछ करो ना करो जो भी फॉरेन कंपनी, कहते हमें उसकी सुनने की जरूरत नहीं, हमारे हिसाब से वो धंधा इंडिया में बंद हुआ है, हमें ऐसे माने जैसे इंडिया की कंपनी बंद होगी तो बाइंडिंग आपके प्रोसीजर वगैरह क्या चलेंगे, जो चैप्टर 20 में बताओ जी, बोलो जी, समझ आया ये? बोलो जी, बोलो बच्चों। Yes, यस ma'am. मैम। चलिए आई, चलो जी। ठीक है, मतलब फर्स्ट टाइम में बेशक टाइम लग रहा है, पर है कुछ नहीं, देखो ये 2 3 सेक्शन में क्या है, प्रोस्पेक्टस वाले कहते सेक्शन लग जाएंगे, बाइंडिंग आप वाले लग जाएंगे, अमेलगमेशन, बस ये है, 2 3 वर्ड्स है मेन इसमें। ठीक है जी, और देखो आगे हमारा कौन सा सेक्शन है, पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन। पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन, अगर जितने भी हमें सेक्शंस पढ़े हैं उसके हिसाब से आप नहीं चली कंपनी, फॉरेन कंपनी, तो सजा मिलेगी। एक यहाँ पर है ना सेक्शन दिया हो, कौन सा? विदाउट प्रेजुडिस टू प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 391। अभी ऊपर कौन सा करके है सेक्शन 391? 390 तो आइडिया वाला था। हाँ हाँ, 391 कौन सा था? वो भी बाइंडिंग अप वाला की है, 30 और कौन सा था? 34 एंड प्रोस्पेक्टस। 36 हाँ, 34 35 36। 36 वाली जो लाइबिलिटीज है। हाँ हाँ हाँ, तो यहाँ पर अगर मैं लिखूँ ना, ये इधर ये चैप्टर 3 की बात हो रही है प्रोस्पेक्टस वाली, और इधर चैप्टर 20 की बात हो रही है बाइंडिंग का। ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या बोले थे, ये 3 सेक्शन में क्या दी हुई है? सजा। सजा। हाँ, तो मुझे इस लाइन का मतलब बताओ, विदाउट प्रेजुडिस टू प्रोविजन। मतलब जो आज उनको सेक्शन करे ना, इतने कुछ खास है नहीं, मतलब वो स्टार्टिंग के 4 5 थे इसमें मेन सेक्शन खास हमारे पास। मतलब ये हाँ जो जी, हमने 391 वाले उनको छोड़ के उसके अलावा अगर हमने कॉन्ट्रावेन करे चैप्टर 22 तो हमारे को ये हाँ लाइबिलिटी पनिशमेंट होगी। हाँ, विदाउट प्रेजुडिस मतलब विदाउट एनी इफेक्ट ऑन प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 31, विदाउट एनी इफेक्ट, या बिना हार्म किए, बिना इसको छेड़े। इसका और क्या मतलब होगा इनडायरेक्ट? तीन यहाँ पे 391 में जो सजा की बात की हुई है हमने, 34 35 36 में, है ना, जो सजा है, कहते वो एज इट इज मिलेंगी। ये मत सोचो कि 392 में क्या हो गया, फॉरेन कंपनी की सजा की बात है कि अगर कोई ऊपर वाली प्रोविजन ना फॉलो किए, बस ये वाले सेक्शन के हिसाब से आपको सजा मिल जाएगी, कहते 391 वाली भी लगेगी, उसके ऊपर कोई असर नहीं है, मतलब उसके ऊपर कुछ आप वो नहीं करे कि ये खत्म 391 वाली, वो अलग है 391 वाली सजा, देखो फॉरेन कंपनी, और 392 वाली अलग से, ये विदाउट प्रेजुडिस मतलब विदाउट एनी इफेक्ट ऑन, उसको छेड़े बिना। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब कोई भी चैप्टर, यहाँ पे ये चैप्टर कौन सा कर रहे थे हम? चैप्टर
22। 22। ठीक है, ये चैप्टर 22 के प्रोविजंस अगर आप नहीं कंप्लाई करोगे तो आपको फाइन लगेगा। ठीक है, क्या फाइन लगेगा? फॉरेन कंपनी को मिनिमम 1 लाख से 3 लाख। और यहाँ पे कंटिन्यूइंग डिफॉल्ट, कंटिन्यूइंग मतलब अगर चलता रहा, कुछ सरकार ने आपको सबको डेडलाइन भी दे दी है ना, या कहीं पे कुछ टाइम लिमिट है, उसके बाद से आपको यहाँ पर इधर पर डे लिखना भूल गई मैं, 50,000 पर डे के हिसाब से सजा है यहाँ पर। देखो कितनी ज्यादा सजा है यहाँ पर। ठीक है, और जो ऑफिसर इन डिफॉल्ट होगा, जिस ऑफिसर की गलती है, उसको 25,000 से लेके 5 लाख तक की सजा है, उसको ये पर डे कोई यहाँ पर सजा नहीं। ठीक है, 1 लाख से 3 और 50,000 पर डे। ठीक है जी, और यहाँ पे 25 से 5 लाख तक की सजा ये दिया हुआ। ठीक है, तो ये सजा 50,000 वाला। पर डे। हाँ हाँ, ये 50,000 पर डे है। ठीक है, पहले मुझे भी लगा था कि ये टोटल होगा मैक्सिमम, है ना, कि जैसे पिछले काफी सारे सेक्शंस में हमने किया था कि जैसे 500 रुपए पर डे अप टू मैक्सिमम कि कितना टोटल हो सकता है इतना, जैसे टोटल 50,000 का है। पर क्या यहाँ पे ये लिखा 5? हुआ है। हाँ, ये लिखा हुआ पर डे लिखा हुआ, मैंने भी काफी बार पढ़ा उसको, 50,000 पर डे। ठीक है जी, आओ जरा, ये सजा वाला सेक्शन हो गया। ठीक है, अब देखो और क्या है। ये देखो काफी सारे सेक्शंस के ना हेडिंग्स ही आपको पता चल जाएगा अंदर है क्या क्या है इसमें। देखो 393 लास्ट सेक्शन। ठीक है, कंपनीज फेलियर टू कंप्लाई विद प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर नॉट टू अफेक्ट वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, क्या मतलब हुआ इसका? बोलो जी बोलो। मैम अगर कंपनी ने प्रोविजन इस चैप्टर के नहीं फॉलो करे तो वो वैलिड नहीं होंगे, उसके कॉन्ट्रैक्ट जो भी हो वो ऐड हो जाएंगे। कंपनीज फेलियर टू कंप्लाई विद प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, अगर कंपनी ने प्रोविजंस चैप्टर की ना की कंप्लाई, उसका क्या असर होगा? देखो, नॉट टू इफेक्ट, नॉट टू अफेक्ट वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसको इंग्लिश टू हिंदी करो। बोलो जी बोलो, करो जी इंग्लिश टू हिंदी। पढ़ो एक दो बार और बताओ क्या मतलब है इसका। बोलो जी बोलो। बोलो बच्चों, इतना कुछ मुश्किल नहीं है, इतनी कोई हाई फाई इंग्लिश नहीं लिखी मैंने। बताओ जरा क्या मतलब है, बस वही लिखा हुआ है यहाँ पे, बड़ा बना के लिख दिया बस इधर मैंने। और वो तो आप ना मॉड्यूल पढ़ नहीं रहे हो, नहीं तो मैंने तो ना हर सेक्शन के एक एक दो दो वर्ड मतलब वो पढ़ नहीं रहे हो मॉड्यूल, मुझे है कि फिर एक ही नोट्स हम फिर फॉलो करें, चाहे थोड़े बड़े बनिए नोट्स फिर। ठीक है, नहीं तो हम वो मेन मेन वर्ड्स लिख सकते थे अपने ये वाले नोट्स, जो मेन कंटेंट है। हाँ जी बताओ, ये क्या लिखा हुआ है? पढ़ो, इंग्लिश टू हिंदी करो जरा, बताओ जरा। बताओ मेरे भाइयों बहनों, बताओ जरा। ये भगवान, इतनी हाई फाई इंग्लिश नहीं लिखी। देखो, कंपनीज फेलियर टू कंप्लाई विद प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर, ये बताओ इसका क्या मतलब है? इंग्लिश टू हिंदी करो। अगर मैम कंपनी ने फॉलो नहीं करे प्रोविजंस। हाँ, और कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? 22वां चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर कौन सा? फॉरेन कंपनी के इसके प्रोविजंस। ठीक है, नहीं कंप्लाई किए, और कौन से हैं, कौन कहाँ से कहाँ तक है? 3 से 29 to 391। हाँ, 393 ए तक। ठीक है, ये वाले प्रोविजन कंप्लाई ना किए तो कहते नॉट टू इफेक्ट, उसका किसके ऊपर असर नहीं पड़ेगा? नॉट टू इफेक्ट, नॉट टू अफेक्ट, नॉट टू इफेक्ट मतलब ये चीज का असर नहीं पड़ेगा किसके ऊपर? वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। मतलब कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह आपने कुछ लोगों के साथ किए हैं, फॉरेन कंपनी ने, फिरंगी कंपनी ने क्या किया, कुछ कॉन्ट्रैक्ट किए, डीलिंग की है, या कोई भी ट्रांजेक्शन से रिलेटेड डीलिंग चल रही है कि ये खरीदना है, ये बेचना है, या ये सामान आना है, या ये चीज होनी, कोई भी ट्रांजेक्शन है ना, कुछ धंधा उनका बिजनेस चल रहा हो उससे रिलेटेड हो, या जो भी चीज है। ठीक है, कहते हैं आपने कुछ कॉन्ट्रैक्ट किया हो किसी पार्टी से, ठीक है, तो कहते वो वैलिड रहेगा। कंपनी ने क्या किया है, ये प्रोविजंस कंप्लाई नहीं किए, इसकी गलती की सजा आम जनता को क्यों दें जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है? सपोज यहाँ पे मैं कह दूं, यहाँ पे कोई भी है, जैसे यहाँ पे निशा प्राइवेट कंपनी क्या है, फॉरेन कंपनी, उसका पीओबी क्या है, इंडिया में ऑफिस है ना, चंडीगढ़ में ही लगा लो। ठीक है, और क्या धंधा है यहाँ पर, कोई भी लगा लो धंधा, चलो कपड़ों का लगा लो, आपने देखा है काफी सारी शॉप्स हैं,
यहाँ पे पता नहीं कौन से सेक्टर में, वो बाहर से क्या करती है, बड़ी बड़ी ब्रांड्स का ना सामान यहाँ इंडिया में इम्पोर्ट करवाती है और फिर इधर सस्ता बेचती है। ठीक है, तो ऐसे ये काम भी हो सकता है। चलो वही वाली शॉप का ले लेते हैं कि यहाँ पे रेडीमेड गारमेंट्स का काम। ठीक है जी, अब यहाँ क्या किया, इधर यहाँ पे निशा ने क्या किया, किसी डीलर के साथ, किसी डीलर के साथ क्या किया, इधर एक डील किया या कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं आपको क्या करूंगा, माल सप्लाई कर दूंगा सारा का सारा। कितने रुपए का, सपोज इनकी ना डील होगी कि 5 लाख रुपए। ठीक है, अच्छा वो जो हमने 390 में किया था, आपको ये भी बताया था कि फॉरेन कंपनी कस्टोडियन उनका यहाँ पे फॉरेन करेंसी में चल रही होगी ट्रांजेक्शन, और इधर इंडियन डिपॉजिटरी और इन्वेस्टर इनकी रुपीज में चल रही होगी उस देश के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो सपोज ये निशा की फॉरेन कंपनी ने एक यहाँ पे डीलर है ना, चलो डीलर कौन है, आयुष। ठीक है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट किया कि 5 लाख का इन्होंने डील किया कि ये निशा आयुष को सप्लाई करेगी 5 लाख का सामान, और ये आगे जो भी है छोटे छोटे शॉपकीपर या जो भी आगे बेचेगा। ठीक है जी, और आयुष ने क्या कर दिया, कुछ पार्ट पेमेंट भी कर दी, सपोज 3 लाख की पेमेंट भी कर दी। ठीक है, और अभी थोड़ा थोड़ा माल गया, अभी पूरा भी नहीं आया। ठीक है, और बाद में पता चला ये निशा की कंपनी ने प्रोविजन ही नहीं अप्लाई किए, सरकार ने लगा दी सजा, दे दी इसको 5 लाख की, 10 लाख की, 50,000 पर डे, वो जो भी है हमने सजा दे दी इस कंपनी को। ठीक है, जिसके कारण क्या होना चाहिए, जो हमने पहले प्रोविजन पढ़ी है, अगर सरकार ने सजा दे दी या वो उसने प्रोविजन कंप्लाई ना किए, एक तो सजा मिलेगी, और जो भी काम काज है उसके सस्पेंड हो जाएंगे, सारे खत्म हो जाएंगे एक तरह से, वो आगे नहीं बढ़ा पाएगी अपने काम को। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर देखो, अगर निशा की कंपनी को यहाँ पे सजा देती है सरकार क्योंकि उसने कुछ प्रोविजंस कंप्लाई नहीं की, ठीक है जी, तो एक तरह से कंपनी, एक तरह से अगर मैं बोलूं, एक तरह से सीज हो जाएगी, कुछ नहीं कर पाएगी वो कंपनी, क्योंकि अब वो कटघरे में आ गई है सरकार के, मतलब उसमें आ गई है, नजरों में आ गई। तो अब आप बताओ, यहाँ पे अगर निशा की कंपनी को सजा मिलती है, ठीक है, और आयुष के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है निशा की कंपनी ने, यहाँ पे किसका नुकसान होएगा, चलो निशा की कंपनी का तो होगा, और किसका यहाँ पे नुकसान होगा, बोलो जी। आयुष का। आयुष का भी तो होगा, 3 लाख रुपए अगले ने दे दिए, है ना, उसको तो माल दो पूरा। ठीक है, या जो उसकी पेमेंट है चाहे वो रिफंड करो, कुछ भी करो। अगर यहाँ पे मैं वर्ड बोल दूं कि वॉइड डिक्लेयर हो जाएंगे या नॉट वैलिड डिक्लेयर हो जाएंगे, इसका क्या मतलब हो गया, जो उसने 3 लाख दिया वो तो बस वही बात खत्म होगी, वॉइड, नॉट वैलिड। तो यहाँ पे आम जनता को ना नुकसान पहुंचे, कि जो फॉरेन कंपनी ने अगर आम जनता के साथ कुछ कॉन्ट्रैक्ट डीलिंग ट्रांजेक्शन कर रखी है, कहते हैं वो वैलिड है ऐसे। ठीक है, उसको नहीं हम मानेंगे कि वो वॉइड हो गया, कि नॉट वैलिड हो गया। अगर वॉइड या नॉट वैलिड बोल दिया, उसके तो पानी में गए पैसे एक तरह से। ठीक है जी, तो ये है बस इसका मतलब। ठीक है, और ये यहाँ पर कुछ लाइंस बना के दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, कहते हैं अगर आपने चैप्टर 22वां जो फॉरेन कंपनी का है, वो उसके प्रोविजन कंप्लाई ना किए, शेल नॉट इफेक्ट। ठीक है, किसके ऊपर ये असर नहीं होगा, ये वैलिड रहेंगे सब कॉन्ट्रैक्ट डीलिंग या ट्रांजेक्शन जो भी कंपनी करती है दूसरे के साथ। ठीक है, और इट्स लाइबिलिटी टू बी सूड इन रिस्पेक्ट देयर ऑफ। अगर आयुष चाहे तो निशा की कंपनी को क्या कर सकती है, केस भी कर सकता है आयुष निशा की कंपनी के ऊपर, तो ये भी हक है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि अगर कंपनी का केस कुछ चल रहा है या कुछ चल रहा है, तो और कोई कंपनी या और कोई बाहर का बंदा उसके ऊपर नहीं कर सकता फिर कुछ, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे सरकार उसको सजा दे रही। तो कहते ये जो आयुष के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, ये भी वैलिड रहेगा, और आयुष चाहे तो केस भी कर सकता है निशा की कंपनी। ठीक है, तो यही लिखा है ना, इट्स लाइबिलिटी टू बी सूड, मतलब केस हो सकता है उसके ऊपर, किससे रिलेटेड, इन रिस्पेक्ट दे रहा हूं, मतलब वही वाले कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, अगर कुछ चीजें पेंडिंग थी या कुछ थी बीच में थी, तो वो वाली पार्टी केस भी कर सकती है, उससे वो रोक नहीं सकती। ठीक है, निशा की कंपनी ये नहीं बोल सकती यार, मतलब मेरे ऊपर तो ऑलरेडी केस चल रहा है, तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं वैलिड, या आप मेरे ऊपर कैसे कर सकते हो केस। सब पॉसिबल है, आम जनता को नहीं हमने नुकसान पहुंचा, ये दिया हो, समझ आई, बोलो जी बोलो, यस मैम। बोलो बच्चों। और ये यहाँ पर लिखा हुआ है, कहते यहाँ पे आम जनता, ये वाला जो सेक्शन है ना, एक तरह से इधर ना बाहर वाले लोगों, जो आम जनता है उसको बेनिफिट के लिए, उसका नुकसान। ठीक है, यहाँ पे देखो कंपनी ने, इधर निशा की कंपनी ने तो गलत काम किया है, इसको कुछ फायदा मिलना चाहिए, ये वाली नो। कंपनी को नहीं मिलना चाहिए, वही यहाँ पर लिखा है।
यही वाले ये पहले पॉइंट में क्या लिखा है, फायदा जो लोगों को हो, ठीक है। और यहाँ पे कंपनी को क्या फायदा नहीं होगा, नहीं क्योंकि उसने गलत काम किया है, क्या नहीं कर सकती वो, कोई केस नहीं कर सकती किसी पे। आयुष कर सकता है निशा की कंपनी के ऊपर केस, निशा नहीं कर सकती किसी के ऊपर भी केस अब। ना आयुष से कुछ पेंडिंग पैसा वगैरह मांग सकती है, या जिसको बोला हुआ अलग अलग वर्ड यहाँ पे यूज कर रखे हैं कि कंपनी शेल नॉट बी एंटाइटल्ड टू ब्रिंग एनी सूट, केस नहीं कर सकती, क्लेम एनी सेट ऑफ, कुछ बचा कुछ था अमाउंट रहता सेट ऑफ करके, है ना। उसने जैसे निशा ने वहां पे माल देना था 2 लाख का, उसने पैसे देने थे 2 लाख के, तो वो सेट ऑफ करके जो भी हिसाब किताब 50,000 रहता था या जो भी, ना वो मांग सकती है इसकी कंपनी, ठीक है। मेक एनी काउंटर क्लेम, कुछ क्लेम भी नहीं कर सकती दूसरी पार्टी से कि मेरा पैसा इतना रहता है वो दे दो, ठीक है। या इसी को और क्या बोल सकते हैं, इंस्टीट्यूट एनी लीगल प्रोसीडिंग, मतलब किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं कर सकती, केस नहीं कर सकती, कोर्ट में नहीं जा सकती, कोर्ट कचहरी में जाके केस नहीं कर सकती, दूसरी पार्टी से पैसे नहीं खा सकती कि मेरा हक है, मेरे पैसे हैं मेरे को दो, मेरा माल है मेरे को दो, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। कंपनी ने ये प्रोविजंस कंप्लाई नहीं किए, कोई फायदा नहीं मिलने वाला इसको, क्योंकि इसने मानी नहीं सरकार की बात, हमारे कानून की बात। तो इसको ना कोई पार्टी से पैसा मिल सकता है, ना ये अपना केस वगैरह कर सकती है किसी पार्टी के, ना इसके ऊपर कोई भी कार्रवाई, मतलब ये दूसरी पार्टी के ऊपर कार्रवाई नहीं चला सकता, ठीक है। अनटिल कंपनी हैज कंप्लाइड विद प्रोविजंस ऑफ कंपनी, जब ये कानून की बातें मान लेगी कंपनी, निशा की कंपनी, तभी क्या कर सकती है, अपने हक से पैसे भी मांग सकती है, और अगर चाहे तो केस भी फाइल कर सकती है दूसरी पार्टी के ऊपर। हाँ जी बोलो, समझ आया? ठीक है जी। Yes, ma'am. तो मतलब देखो ये ना फॉर्मेलिटी के लिए इतना बड़ा बड़ा लिखा है, इसमें भी अगर मैं कहूँ यहाँ पे लोगों का फायदे के बारे में बताया हुआ है, यहाँ पे कंपनी को क्या नुकसान होगा उसके बारे में बता रहे हैं, ठीक है। पहली लाइन से, कंपनीज फेलियर टू कंप्लाई विद प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर नॉट टू अफेक्ट वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, आम जनता के कॉन्ट्रैक्ट के वो वैलिड रहेंगे एज इट इज, पैसे मांग सकते हैं, केस कर सकते हैं लोग, ठीक है, पर कंपनी नहीं कुछ कर सकती। जब वो प्रोविजंस कंप्लाई कर लेगी तब कर सकती है, हक आ जाएगा वापस। चले आगे, बोलो जी बोलो, चले, चलो जी चलो। ठीक है, अब लास्ट क्या है आपका सेक्शन, ठीक है, 393A, ठीक है। ये ना आपका जो मॉड्यूल है, मॉड्यूल में ना ये सेक्शन नंबर नहीं डाला हुआ है, सेक्शन नंबर नहीं डाला हुआ, बस ये वाली हेडिंग डाली हुई है, क्या, एग्जाम्पशन अंडर दिस चैप्टर, ठीक है, पर ये है सेक्शन 393A, ठीक है जी। तो यहाँ पर कहती है सरकार चाहे तो नोटिफिकेशन के द्वारा कुछ कंपनीज को क्या कर सकती है, एग्जेम्प्ट कर सकती है, किससे, ये 22वां जो चैप्टर है प्रोविजंस है उसको ये फॉलो करने की जरूरत नहीं, जैसे बाकी चैप्टर्स में भी हमने किया कि सरकार चाहे तो नोटिफिकेशन के द्वारा कुछ कंपनीज को एग्जेम्प्ट कर सकती है, वो प्रोविजंस फॉलो करने की जरूरत नहीं। यहाँ पे क्या किया हुआ है, कौन सी कंपनीज को, फॉरेन कंपनी की बात चल रही है। कुछ यहाँ पे सरकार किसको दे सकती है एग्जेम्पशन, कुछ फॉरेन कंपनीज की दे सकती है, फॉरेन कंपनी के ऊपर प्रोविजन अप्लाई करने की बात हो रही है ना ये चैप्टर में, 22वें चैप्टर में। तो सरकार चाहे तो कुछ फॉरेन कंपनीज को, फिरंगी कंपनीज को क्या कर सकती है, एग्जेम्पशन प्रोवाइड कर सकती है। या मतलब और कौन सी, ये जो हमने की थी, जिसका जन्म बाहर हुआ, पीओबी इंडिया में बनी या नहीं बनी, मतलब इन शॉर्ट फॉरेन की कंपनी, जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, फॉरेन कंपनी के प्रोविजन किसके ऊपर अप्लाई होते हैं, फॉरेन। तो सरकार चाहे तो किसी भी फॉरेन कंपनी को क्या कर सकती है, एग्जेम्प्ट कर सकती है, किससे, इन सो फार एज दे रिलेट टू ऑफरिंग फॉर सब्सक्रिप्शन इन सिक्योरिटीज, ठीक है। मतलब वो जो क्या कर रही है, सिक्योरिटीज में पैसा लगवाना चाहती है लोगों का, उससे रिलेटेड जो प्रोविजंस का अप्लाई करने, या जो इनविटेशन कार्ड देना है प्रोस्पेक्टस, या भी इन दोनों चीजों से रिलेटेड कुछ भी मेन चीजें हैं, रिलेटेड चीजें हैं। मतलब मेन हमने ना इसमें यही पढ़ी है कि ये सिक्योरिटीज में पैसा लगवाना है, इन्होंने कैसे लगवाएगी, प्रोस्पेक्टस भेजेगी, इनविटेशन कार्ड भेजेगी, और हमने 390 में पढ़ा था इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स इशू करेगी। तो कहते हैं इससे रिलेटेड क्या कर सकती है, और यहाँ पर कौन सी वाली चीज, कहाँ पे, ये क्या पढ़ा था हमने, आईएफएससी, ठीक है, ये कहाँ पे ऑफर करने की बात हो रही है सिक्योरिटीज, या कहाँ पे ये प्रोस्पेक्टस इनविटेशन कार्ड भेजने की बात हो रही है, कौन से वाले एरियाज में, स्पेशल Special इकोनॉमिक economic हाँ zone. हाँ हाँ, SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, आईएफसी इंटरनेशनल, क्या थी इसकी फुल फॉर्म, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। फाइनेंशियल, हाँ इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर इसको बोलते हैं, ठीक है जी। तो एक तरह से ना ये ना भारत का ही पार्ट होता है, इंडिया का ही हिस्सा होता है ये,
पर ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे कि ना ये अलग, क्योंकि इसके ऊपर ना अलग टैक्सेशन पॉलिसी, सब कायदे कानून इसके अलग चलते हैं, बहुत सारी एग्जेम्पशन दे रखी है ये वाले एरियाज को। कई बार इसको इंटरनेशनल एरियाज इसलिए बोला जाता है कि जैसे बाहर, इससे ना ये वाले एरिया से, जैसे अगर हम कुछ सामान खरीदे बेचे तो पता है क्या बोल देते हैं, जैसे हम किसी फॉरेन कंपनी से या मतलब उनसे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करें, नहीं तो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट किससे हम करते हैं डील, बोलते वर्ड जब बाहर, इंडिया से बाहर अंदर। तो कई बार ना ये SEZ वाली एरियाज को भी क्या माना जाता है, इंटरनेशनल एरियाज, कि सामान इससे ले रहे हैं दे रहे हैं तो कुछ एग्जेम्पशन है। तो ऐसी सिक्योरिटीज इनको दे रहे हैं, इनविटेशन कार्ड इनको भेज रहे हैं, है ना, तो क्या हो जाएगी, इनको एग्जेम्पशन प्रोवाइड कर सकते हैं सरकार। सिंपल यहाँ पे कौन से SEZ वाले, जहां पे SEZ समझे ना वो एग्जेम्पशन है वहां पे। ठीक है, आप इन डिटेल टैक्सेशन में पढ़ोगे बहुत सारी, SEZ पे अलग से टॉपिक। ठीक है, समझ आया आपको? हाँ यस जी, मैम। इधर मनदीप, हिमानी, निशा, इधर आयुष। ठीक है, चलो फिर लास्ट पॉइंट पे आते हैं, फिर आपको लिखने का टाइम। ठीक है, चलो फिर आखिरी सान से ले रहे हैं हमारा चैप्टर। ठीक है, अब आपको वैसे खुद पता लग रहा है कि कौन से सेक्शन में कुछ खास है नहीं है ना? मतलब वो स्टार्टिंग के ही थे मेन 4-5 मेन सेक्शन, उसके बाद वो छुटपुट से थे हमारे मिसलेनियस वाले सेक्शन। ठीक है, अब एक ना रूल 12 है, ये अलग से मेंशन कर रखा है, बीच में नहीं किसी सेक्शन में घुसा रखा है क्या, एक्शन फॉर इम्प्रॉपर यूज और डिस्क्रिप्शन एज फॉरेन कंपनी, मतलब बताओ इसका क्या है? बोलो जी, क्या मतलब है इसका? करो इंग्लिश टू हिंदी। बोलो जी बोलो। एक्शन फॉर इम्प्रॉपर यूज और डिस्क्रिप्शन एज फॉरेन कंपनी, क्या मतलब है? बोलो, कुछ तो बोलो कोई। हाँ, अगर कोई, जैसे हम कहते नहीं, कोई लोग ना दूसरे बंदे का नाम यूज करके गलत काम करने लग जाते हैं, सेम यहाँ पे कुछ लोग क्या कर रहे हैं गलत तरीके से, है ना, या क्या यूज कर रहे हैं, फॉरेन कंपनी का नाम यूज कर रहे हैं कुछ लोग। ठीक है, पर उसके लिए वो एलिजिबल है नहीं, पर वो यूज कर रहे हैं नाम दूसरे, जैसे लोग नहीं यूज कर रहे थे बड़े बड़े जिनका नाम होता है उनका नाम यूज करके अपने काम निकलवाने की बात करना, ठीक है, इलीगल मैनर में। तो ऐसे कुछ लोग क्या करें, फॉरेन कंपनी का नाम यूज करें। तो कहते हैं कि अगर कुछ लोग फॉरेन कंपनी का नाम यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी। एक हमारा अलग से चैप्टर है, कौन सा, इन्वेस्टिगेशन इंस्पेक्शन, उसका अलग से चैप्टर है हमारा, उसमें सेक्शन 210 में दे रखा है कि अगर क्या करता है कोई बंदा किसी का नाम यूज करता है जिसके लिए वो एलिजिबल नहीं है, तो उसके ऊपर कार्रवाई चलेगी, इन्वेस्टिगेशन होगी, कार्रवाई होगी उसके ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे कब वो एलिजिबल हो, या तो वो खुद एज रजिस्टर्ड क्या हो, फॉरेन कंपनी, तब वो यूज करे कंपनी का नाम। तो यही दिया हुआ है, इफ एनी पर्सन या एक से ज्यादा बंदा क्या कर रहा है, खरीद बेच कर रहा है, कोई भी बिजनेस चला रहा है, ठीक है, किस नाम से चला रहा है, अंडर नेम टाइटल डिस्क्रिप्शन एज अ फॉरेन कंपनी, जो इस एक्ट में, इंडियन कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है। ठीक है, मतलब दूसरी कंपनी का नाम यूज करके अपना धंधा चला रहा है कोई। ठीक है, तो ये बंदे के ऊपर, है ना, दैट पर्सन और पर्सन अनलेस ड्यूली रजिस्टर्ड एज फॉरेन कंपनी अंडर द एक्ट, जब तक, अनलेस मतलब जब तक कि वो रजिस्टर नहीं हो सकता खुद ही, जब तक उसने खुद क्या नहीं कर लिया, रजिस्टर ना करवा लिया खुद को एज फॉरेन कंपनी कंपनीज एक्ट के मुताबिक। ठीक है, तब तक क्या होएगा, जब तक करवाया नहीं, उसके ऊपर फिर कार्रवाई चलेगी 210। 210 हमारा अलग से चैप्टर है इन्वेस्टिगेशन का, उसमें 210 में दिया हुआ है कि ऐसे लोग जो दूसरों का नाम यूज करते हैं, ठीक है, अपने धंधे के लिए, तो उनके ऊपर कार्रवाई चलेगी, इन्वेस्टिगेशन, इंस्पेक्शन होगा, सारा होगा कार्रवाई इन डिटेल। हाँ जी, समझ आया जी? बोलो जी बोलो। बोलो यस। बच्चों। Yes, ma'am. ठीक है, चलो अब ना लिखने का टाइम तो देती हूँ जरा, आओ एक बार सेक्शंस देखते हैं कितने याद है आपको, बिना देखे, पहला पेज मत निकालना। ठीक है जी, फॉरेन कंपनी पढ़ रहे हैं हम, ठीक है, फॉरेन कंपनी पढ़ रहे हैं, और चैप्टर कौन सा हमारा, 22। ठीक है, एक हमने इसमें डेफिनेशन की है, बताओ, ओह मैंने लिख दिया, डेफिनेशन बताओ। 2 clause 42। Clause हाँ, 42. 2 क्लॉज, हाँ अच्छा, एक और की थी फाइनेंशियल ईयर, ये तो फॉरेन कंपनी थी फाइनेंशियल ईयर वाली। 2 clause हाँ 41। हाँ, 241, एक पहले है बस। ठीक है, ये दो डेफिनेशन की है यहाँ पर हमने।
ठीक है, फिर मैंने कहा था फॉरेन कंपनी के 379 से 393 ठीक है, यहाँ तक ये 379 बता दो। अच्छा एप्लीकेशन। अच्छा सुनो, ऐसा करते हैं, पहले इकट्ठे रिवाइज करेंगे, फिर मैं एक एक करके ना टर्न वाइज रैंडमली कुछ सेक्शन। ठीक ओके। है चलो, 379 किसके ऊपर था बताओ जरा। एप्लीकेशन ऑफ एक्ट। एप्लीकेशन ऑफ एक्ट। हाँ, एक्ट किसके ऊपर लगता है, मतलब वो ना एक इमेज बन जानी चाहिए आपके। अच्छा वो दो 242 वाला और वो 50% वाला। ठीक है, मतलब बस हो गया चैप्टर पूरा। ठीक है, एक्ट 380 किसके ऊपर था। डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट आरओसी करूंगे। ठीक है जी। और 381 किसके ऊपर था हमारा। अकाउंट्स ऑफ फॉरेन कंपनी। हाँ, किताबें देखो, मेन चीज यही होती है ना, रजिस्टर कराओ फिर किताबें बनानी। ये किताबें चेक करने के लिए आप ऑडिटर बन के जाओगे ना दूसरे क्लाइंट में, तो ये मेन चीज होती है, किताबें या अकाउंट्स। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा 382 क्या था, बोलो जी बोलो। हाँ हाँ हाँ, ये जो नाम है कहाँ कहाँ छपा सकते हो आप। बोर्ड डिस्प्ले। बाहर लगा दोगे है ना, और क्या कर दोगे डॉक्यूमेंट्स में डिस्प्ले ऑफ नेम, प्ले ऑफ नेम। कहाँ कहाँ छपवाओगे ना, ये था उसके ऊपर। फिर 383 में क्या था। सर्विस। सर्विस सर्विस ऑथराइज सर्विस। पर्सन। ये जो फॉरेन कंपनी जिसका जन्म हुआ है, कुछ भेज रहे हैं, किसके थ्रू भेजोगे, सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ये वाला किया था। तो ये हमारे क्या हो गए, कुछ मेन सेक्शंस, और यहाँ तक हमारे मेन सेक्शंस कवर थे कुछ। फिर सारे हमारे क्या थे, छुटपुट से मिसलेनियस थे। ठीक है, और फिर आगे क्या था, 384 5 6 कुछ मिसलेनियस थे। क्या थे हमारे। पहले मैम एनुअल 384 रिटर्न, इंटर्नशिप फीस, एनुअल रिटर्न। हाँ, वो इंटरव्यू। डिबेंचर्स वाला भी लग जाएगा, एनुअल रिटर्न वाला भी लग जाएगा, है ना, ऐसे सब। करके काफी सारे सेक्शंस। वो कंपनी अकाउंट्स के लिए कंपनी अकाउंट्स वाला, मतलब ऐसे काफी सारे ना, ऐसे ऑडिटर है तो ऑडिटर वाले, ये वाले कुछ हमारे क्या थे, इधर कुछ बेसिक से थे। और अगर चार्जेस में करवा रहे हो, मतलब गिरवी रखा है तो चार्जेस वाला लग जाएगा, ये वाला किया था। इंस्पेक्शन है तो इंस्पेक्शन वाला। ये 385 में क्या था, बोलो जी बोलो। मैम फीस। हाँ हाँ, फीस फीस, रजिस्ट्रेशन ऑफिस एंड फीस रूल्स, वो वाला आगे 2014 में। हाँ जी। 386 में क्या था। हाँ, इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रेट। हाँ, 3 वर्ड्स के वो मीनिंग थे हमारे, वो कर दिया था। ठीक है, तो एक ये थे मिसलेनियस से, उसके बाद एक और कहानी शुरू हुई थी हमारी किस। प्रोस्पेक्टस हाँ वाली। हाँ हाँ हाँ, 387 7 8 ये 9, ये 9। बता दो कौन कौन से थे। ये प्रोस्पेक्टस है। सबसे पहले क्या था, इशू डेट करना एंड, प्रोस्पेक्टस, हाँ डेट डेट एंड एंड साइन जब इशू प्रॉपर कर। होनी चाहिए, और क्या क्या इसमें होना चाहिए। हाँ, यहाँ पे एक्सपर्ट की भी भाई एक कंसेंट होनी चाहिए, उसकी प्रोविजन। सहमति से, और अगर उसने सहमति दी है तो स्टेटमेंट होनी चाहिए। हाँ, आरओसी को भी दो रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। ठीक है, ये हमारे प्रोस्पेक्टस वाले थे। और फिर हमारी शुरू हुई थी कुछ मिसलेनियस सेक्शन की कहानी, ये भी थे मिसलेनियस सेक्शन। और 390 और उसके अलावा, ठीक है, 1 2 3 3, और फिर लास्ट में हमने रूल 12 किया था मिसलेनियस। तो ये दो दो है पार्ट्स, दो है मिसलेनियस पार्ट्स हमारे। हाँ, 390 इसमें था। हाँ, आइडिया। आइडिया। ठीक है, उसके बाद कौन सा था हमारा, बोलो जी बोलो। आज वाले थे ये सेक्शन। हिंट देती हूँ, इसमें दो चैप्टर्स कवर हो रहे थे, एक प्रोस्पेक्टस वाला, ठीक है, और कौन सा वाला हमारा, एक सेक्शन 34 टू 34 से 36 36 तक। एक एप्लीकेबिलिटी चैप्टर ऑफ वाइंडिंग 20। वाला, 20 चैप्टर एक 20। वाइंडिंग अप, है ना, अमेलगमेशन वाला एक, हमने वो काफी सारे सेक्शंस किए। ये कौन से थे सेक्शन की, ये सेक्शन भी लग जाएगा, ये चैप्टर भी लग जाएगा, है ना। तो ये वाला चीज था। हाँ, तो ये 34 से 36 सेक्शन लग जाएगा। और हमारा कौन सा था वो चैप्टर 20, चैप्टर वो 22। बाइंडिंग अप चैप्टर वाला। 20। हाँ, वाइंडिंग अप। बाइंडिंग अप वाला लग जाएगा। 392 किसके ऊपर था। पनिशमेंट। हाँ, पनिशमेंट, सजा के ऊपर था। ठीक है, 393 किसके ऊपर था। मैम फेलियर, वो कम अगर प्रोविजन। कॉन्ट्रैक्ट, वही निशा की कंपनी, आयुष का कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा। कंपनी कुछ नहीं कर पाएगी पर वो केस कर देगा आयुष। ये किया था हमने। ठीक है, और 393 ए कौन सा था हमारा। एग्जाम्पशंस। हाँ, एग्जेम्पशंस थी हमारी फॉरेन कंपनी के ऊपर, है ना। और कौन सा एरिया, आईएफएससी, एसईजेड हाँ हाँ, आईएफएससी। IFSC SEZ वाले एरियाज में एग्जेम्पशन होती है। तो ये वाला भी हमारा हो जाएगा। ठीक है, और क्या किया था यहाँ पे रूल 12 में क्या था। हाँ, जो इम्प्रॉपर। यूज कर रहे हैं इम्प्रॉपर यूज। हाँ, एस। इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर। ठीक है, तो ऐसे बहुत इजीली याद रख सकते। ठीक है जी, अब एक बार आओ। ठीक है, चलो, पहले 5 कौन बताएगा।
चलो हिमानी पहले 5 बता दो फटाफट से, डेफिनेशन बता दो फटाफट। मैम डेफिनेशन 2 clause 42 फॉरेन कंपनी के हाँ डेफिनेशन। हाँ हाँ, देन उसके बाद मैम सेक्शन 3 फाइनेंशियल ईयर वाली, फाइनेंशियल ईयर वाली। मैम 2 clause 41। हाँ ठीक है ठीक है। और मैम 379। 79 मैम एप्लीकेशन एक्ट फॉरेन ठीक है कंपनी। ठीक है ठीक है। और 80 मैम डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स। ठीक है। अब अगले निशा आप बताओ 81 और 82। याद है निशा? है निशा यहाँ पे? हूँ। नहीं, हाँ हाँ। मैम हूँ, पर याद तो नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। मनदीप आप बताओ नेक्स्ट वाले, 81, 82, 83 बताओ। मैम 380 अपना होगा तो डॉक्यूमेंट्स वाला। 80 तो हाँ डॉक्यूमेंट्स वाला था। उसके बाद कंपनी बनती है तो क्या चीज मेन हम ऑडिट करने जाते हैं? अकाउंट्स 381 हाँ अकाउंट। अकाउंट्स, किताबें वगैरह बनाना। ठीक है, उसके और बाद क्या था? 382 नाम। में मैम डिस्प्ले था नेम का। हाँ हाँ, नाम कहाँ छपवाना है, कहाँ कहाँ छपवाना है? और 383 383 में था अपना वो सर्विस, सर्विस ऑफ सर्विस सर्विस डॉक्यूमेंट। ऑथराइज ठीक है, पर्सन। ये वाला था। ठीक है चलो, हर्ष आप बता दो अगले 4, 5, 6। 380, 4, 5 मिसलेनियस वाले थे। वो डिबेंचर्स, अकाउंट्स, एनुअल रिटर्न, वो सारे थे। और ये वाला? हाँ हाँ, ये इंटरप्रिटेशन था, 3 वर्ड्स के मीनिंग थे। ठीक है। 385 क्या था? वैसे ये ना ऐसे सेक्शन, हाँ हाँ वैसे ये वाली सेक्शन ऐसे है ना जैसे ये वाले, मतलब ये, मतलब है नहीं कुछ खास इस। ठीक है जी, मतलब आपको कंटेंट से पता चल गया होगा कि किसमें कुछ खास है नहीं है। पर अगर ना हम सीरीज में याद रखेंगे तो बाकी चैप्टर्स में बड़ी हेल्प हो जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि ये सेक्शन से लिखे, जैसे डिविडेंड 123 से 127 वहां पे है ना? तो ऐसे अकाउंट्स में कहाँ से कहाँ तक था? 120 अकाउंट्स में सेक्शन कहाँ से कहाँ तक था? 123 से 127 तो डिविडेंड का था, फिर 128 से 138 कंपनी अकाउंट्स का था। कैसे लिंकेज में फिर आगे करेंगे हम सारे सेक्शन। ठीक है जी। हाँ जी। आयुष अब आगे आप बताओ। 380, हाँ जी कौन सा था? 387, हाँ। 8, 9 किससे रिलेटेड थे हमारे? हाँ हाँ, इसमें क्या था हमारा? डेट होना चाहिए, साइन होना चाहिए। हाँ, फिर यहाँ पे और क्या होना चाहिए? एक्सपर्ट की कंसेंट होनी चाहिए यहाँ पर। आरओसी को दिए दो रजिस्टर करवाने के लिए। ये प्रोस्पेक्टस वाले थे, और ये हमारे कुछ ये वाले मेन सेक्शंस थे। ये मिसलेनियस थे, ये प्रोस्पेक्टस वाले, ये भी इंपॉर्टेंट थे हमारे। ठीक है, उसके बाद फिर हमारी कहानी हुई मिसलेनियस सेक्शंस। ठीक है, 391, 2, 3, 3 है। और एक रूल 12 किया। अब एक एक करके बता दो। हाँ जी हिमानी बता दो, 390 और 391 बता दो बेटा। हाँ जी हिमानी। मैम 390 ऑफर वाला था। हाँ हाँ, आइडिया इंडियन डिपॉजिटरी सीट्स वाला था। ठीक है। और फिर आज वाले सेक्शन, आज जहां से हमने शुरुआत की थी, मैम 391। 391 में वो सेक्शंस वो 34 to 36 वाला एप्लीकेशन। हाँ हाँ, प्रोस्पेक्टस वाली कहती है वो सजा मिल जाएगी। ठीक है, और कौन से वाले? एमएल। हाँ, चैप्टर 20 वो कौन सा वाला था हमारा? हाँ, बाइंडिंग का वाला, वो वाले प्रोविजन लग जाएंगे। हाँ जी मनदीप, 392 और 3 बता दो क्या था हमारा? 392 में वो हमारी कॉन्ट्रावेशन थी, पनिशमेंट थी। सजा थी। ठीक है ठीक है। हाँ और 393 में जो गलत यूज कर रही थी, नहीं 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 इसमें नहीं था। हाँ, मतलब अगर 392 में क्या था? अगर आपने कुछ गड़बड़ की है, सजा मिलेगी। और अगर आपको सजा मिल रही है तो उसका असर किसके ऊपर नहीं पड़ेगा, ये था, वो कनेक्टेड है। वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, हाँ वैलिडिटी हाँ, ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बहुत इजीली हम याद रख सकते हैं अगर लिंकिंग करें, स्टोरीज ही बनाए। मतलब 392 में क्या सजा है? अगर सजा मिल गई, मतलब कंपनी ने कुछ गड़बड़ की है, उसकी सजा भाई किसको ना दो, आम लोगों के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट हो रखे उनको मत दो। ऐसे लिंकेज कर सकते हो। ठीक है। फिर आगे लास्ट में क्या है हमारा? एग्जेम्पशंस। वो एग्जेम्पशन कौन सी? एक्सीजेंट वाली। ठीक है, और रूल 12 में अगर किसी का नाम यूज कर रहे हो तो भाई आपको तहकीकात चलेगी। हाँ, वो तहकीकात, वो इन्वेस्टिगेशन चलेगी 210। ठीक है, ये था हमारा। चलिए फिर लिखे अब। चलो फिर लिखते हैं।
आओ जरा 390 पहले देख लो। ये देखो, एक तो ये है पार्ट इसका, ठीक है, इजीली एक पेज में आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या करवाया मैंने, उसके बाद इसी सेक्शन में लिखा हुआ है कि चैप्टर 15 अमेल्गमेशन वाला ना, इस सेक्शन में लिखा हुआ है कि जो अमेल्गमेशन वाले प्रोविजन है वो भी लग जाएंगे अगर दूसरी कंपनी के साथ मिल रही है, जुड़ रही है। ठीक है, तो देख लो कैसे लिखना है। आधे पेज पे ये वाला पार्ट लिख लो जो मेन पार्ट है, उसके बाद मतलब अगर हॉरिजॉन्टल लिख रहे हो आधे पेज में फर्स्ट वाला पेज लिख लो और सेकंड में ये वाला। ठीक है, चलो आओ। हाँ हाँ, ये देखो बता रहे थे ना, ये आगे ये भी है, इसी का ही पार्ट है। लिख लिया था क्या? अच्छा, इधर लिखे बाकी बच्चों ने 390 से? नो मैम। लिखो लिखो फिर। अच्छा, मैं आज भेज देती हूँ, फोटो भेज देती हूँ जिन्होंने लिख लिया था। हाँ अच्छा, उधर से देख लो। लिखो लिखो फिर 390 लिखो। ठीक है, 390 में ना ये बेशक चार्ट सा बना लेना, ये चार्ट सा बना लेना 390 ऊपर ना मार्जिन में बना लेना, ताकि आपको फिर वो समझने में दिक्कत ना हो आगे जाके। हाँ, चाहे डायरेक्ट करे चाहे अंडर राइटर्स के थ्रू करे, वो मर्जी है इनकी। वो कंपनी कंपनी पे डिपेंड करता है कि उन्होंने सीधा करने पब्लिक को इशू या अंडर राइटर। वो आगे शेयर कैपिटल में इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, अंडर राइटर्स के बारे में कि कितना मैंडेटरी करवाना होता है इशू वगैरह।
तो एक तो मैंने फॉरेन कंपनी और ऑफिस इन डिफॉल्ट को बाकी नोट्स हमने ऐसे शॉर्ट में लिखा था ना, तो चाहे शॉर्ट में लिख लो जैसे अपने अकॉर्डिंग, स्पेस तो सफिशिएंट होगा। 391 और 392 एक पेज पे कर लो, फिर 393, 393A और जो रूल 12 है उसको एक पेज पे कर लेना, छोटे छोटे से सेक्शन है। यानी 50,000 पर डे है।